तो वो वहां से कवर कर लेगा। तो स्वरूप से पहले तो मैं थोड़ा सा एक बार ब्रीफ दे देता हूँ। अभी पहले तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कोहोर्ट वन, कोहोर्ट टू, राइट, कोहोर्ट वन वाले वो जिनका पूरा का पूरा कंटेंट कंप्लीट हो गया। कोहोर्ट टू जो अभी मिडवे में हाफ वे में है, थोड़ा सा मोटिवेशन लूज कर रहे हैं, उनको ट्रैक पे लेके आना है, राइट मानव। और कोहोर्ट थ्री जो कि अभी फर्स्ट में से उनका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो हमारे पास तीनों टाइप के ऑडियंस है, जिनका कंप्लीट हो गया, जो मिडवे में और जो एंड में। हम लोग जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इन बिटवीन द कोहोर्ट, राइट, उसको तो हम लोग जस्ट ऐसा ही अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने के लिए यूज करते हैं। वो ऐसे लेवल के मैं प्रोजेक्ट बोलता भी नहीं हूँ कि मैं उसको रेज्यूमे में दिखाऊंगा या मैं तो इंटरव्यूअर के सामने उसको प्रेजेंट करूंगा, राइट। वो सिर्फ आपके उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ब्रश अप करने के लिए है कि आपकी उस स्किल के ऊपर एक अच्छी सी ग्रिप हो जाए, राइट। एंड आपका जो टूल नॉलेज है और डोमेन नॉलेज है। डोमेन नॉलेज कैसा आएगा? जब आपने किसी एक रियल वर्ल्ड डेटा सेट को यूज करके कुछ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया होगा, राइट। एंड उसके ऊपर जब तुम अपनी एक्सेल की नॉलेज यूज करोगे टू फाइंड आउट दोज इनसाइट्स, टू बिल्ड सम विजुअलाइजेशन, राइट, तब जाके मुझे लगता है कि वो टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट होगा, परफेक्ट। लेकिन जब पूरा का पूरा कोहोर्ट कंप्लीट होता है तो हम लोगों ने कोहोर्ट वन में क्या किया था, हमने एक प्रोजेक्ट बिल्ड किया था। इट्स काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल मॉडल। फाइनेंशियल मॉडल भी नहीं बोलेंगे हम, तो एनालिटिकल मॉडल बोलेंगे। बिकॉज फाइनेंशियल मॉडल ये होता है जब आप किसी स्टॉक प्राइस का मॉडलिंग कर रहे हो, राइट, किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स ले रहे हो, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एंड वहां से एक स्टॉक प्राइस का आप एस्टिमेशन लगा रहे हो कि ये होल्ड करना चाहिए या मे बी सेल करना चाहिए, या तो क्या बोल सकते हैं, ओवरली प्राइस्ड है कि अंडर प्राइस्ड है राइट नाउ। तो वो फाइनेंशियल मॉडल होता है। हम लोगों ने एक एनालिटिकल मॉडल बनाया है जहां पर हम लोग एक सॉफ्टवेयर कंपनी का सैस बिजनेस, उसको हम लोग बोलते हैं, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अभी स्वरूप हमें इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे वो। तो उस प्रोजेक्ट को हम लोग बोलते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट, जो कि आप लोग अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो, एंड वो बहुत ज्यादा वेट ऐड करेगा क्योंकि उसकी रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा डिमांड है। यानी कि अगर किसी कंपनी में, मैं बताता हूँ, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है या ज्यादा हेडकाउंट नहीं होता है, वो लोग बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करते हैं और 4-5 महीने उनको इतना ज्यादा पैसा देते हैं जस्ट टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ मॉडल्स। ऑब्वियसली वो बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर होते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोग कंपनी के टेक्निकल टूल्स से चीजों को कनेक्ट कर रहे होते हैं, जहां से डेटा ऑटोमेटिकली फ्लो हो रहा होता है, डेटा वेयर हाउस से कनेक्ट कर रहे होते हैं, डेटा पाइपलाइन बिल्ड कर रहे होते हैं, डेटा लेक बिल्ड कर रहे होते हैं। तो वो थोड़ी सी एडवांस चीज है। लेकिन इन दी एंड कॉन्सेप्ट लेवल पर हम जो चीज देखेंगे, जो अभी स्वरूप प्रेजेंट करने वाले हैं, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी। तो अगर इंटरव्यूअर को ये पता चल रहा है कि एज अ फ्रेशर यार इसको एआरआर के बारे में पता है, इसको कस्टमर वाटरफॉल के बारे में पता है, चर्न क्या होता है, डाउनसेल क्या होता है, एक्सपैंड एआरआर क्या होता है, तो मेरे ख्याल से वो आपको एक एडवांटेज देगा बाकी कंपैरिजन करेंगे आपके पीयर्स से, तो राइट। तो ये एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट है, परफेक्ट। ओवर टू यू स्वरूप, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन शेयर कर लो। एंड गाइस प्लीज बहुत ध्यान से समझना एक एक चीजों को, और जहां पर भी डाउट होता है स्वरूप खुद से भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, एंड आप भी जहां पर भी आपको लगता है जस्ट अपने हैंड को रेस करो एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, राइट। और मे बी इफ यू वांट टू ऐड समथिंग इन दैट पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि आप लोगों ने भी कोहर्ट टू वालों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों ने भी आधी चीजें देख ली हैं, तो जितनी भी चीजें आप लोगों को लगता है कि अरे नहीं यहाँ पर तो मैंने तो ये चीज सीखी है या मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ, फील फ्री टू डू दैट। ओके, लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। ओके, यस स्वरूप, ओवर टू यू। Am I audible? यस स्वरूप, यस। Good evening, everyone. I am Swaroop, and right now I'll present the SAS analytical model which we built in cohort 1. So let's understand what is SAS first. SAS is basically a business model of a company in which customers uh,
pay monthly subscriptions instead of buying the software permanently. For example, Microsoft earlier had softwares which we can buy permanently, but in the latest version, Microsoft 365, we have monthly subscriptions. A SaaS analytical model helps the company to get a rough estimate of how much revenue the company is going to make fiscal year in a fiscal year, and which helps them to make decisions about their capital expenditure or hiring new employees, etc. But other than revenue side, it also helps to know how their product is mm, performing. Like new customers are rising or the existing customers are going for higher version. It shows that the product is showing its value to the customers. But if new customers are not coming and the existing customers are going for the lower version, it shows that there is a problem with the product and company needs to um, take immediate action. So let's start with the project. First, we have a raw data sheet in which we have various columns like transaction ID. स्वरूप, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक आप ऐसा करते हैं कि आप जो भी आप एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे हो थोड़ा सा उसको इंग्लिश में रखो, क्योंकि हमारी थोड़ी सी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस या जो ये रिकॉर्डेड वर्जन भी जाएगा उनको पूरा इंग्लिश में ना रख के इंग्लिश में रखो, सो दैट विल कवर द होल ऑडियंस। एंड आपने जो भी एक्सप्लेन किया सैस बिजनेस के लिए, वेरी परफेक्ट, राइट। थोड़ा सा मैं उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि सैस डिफरेंट कैसे किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स। मैं एक मूवी के लिए पैसा नहीं देता हूं, राइट। मैं एक मूवी परचेज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जस्ट एक नेटफ्लिक्स कंपनी को सब्सक्रिप्शन दे रहा हूं जिनके प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट डिफरेंट जेनर्स ऑफ मूवी है, राइट। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा टू अवेल दैट सर्विस, मुझे मंथली रिकरिंग फीस या सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा टू द नेटफ्लिक्स। इसीलिए जितनी भी सैस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो नॉर्मल कंपनी से 10-20x ज्यादा वैल्यूएशन ले पाती हैं, बिकॉज वहां पर गारंटी है कि आपको सब्सक्रिप्शन वाइज जो है आपको इनकम आती रहेगी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर से। सो लेट से कोई नेटफ्लिक्स का सीएफओ है, तो वो 1 जनवरी 2026 को देखता है, तो उसको पता है कि मेरे पास लेट से 10,000 कस्टमर है फॉर एन एग्जाम्पल, हर कोई 100 रुपए दे रहा है, कितना हो गया, 10 लाख रुपए हो गया ना। तो उसको 1 जनवरी 2026 को पता है कि 10 लाख रुपए तो आएंगे ही आएंगे, राइट। कंसिडरिंग कि आपने एनुअल पे किया हुआ है या हाफ ईयरली पे किया, जैसे भी उनके प्लान्स रहते हैं। तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 का एग्जांपल दिया स्वरूप ने, जो कि सबसे बेस्ट सूटेड है सैस कंपनीज के लिए। तो वो माइक्रोसॉफ्ट 365 में आपको पावर पॉइंट मिल जाता है, एक्सेल मिल जाता है, राइट, वर्ड मिल जाता है, बहुत सारे जितनी भी प्रोडक्ट फैमिली है माइक्रोसॉफ्ट की, यू जस्ट हैव टू पे अ सिंगल सब्सक्रिप्शन अमाउंट। परफेक्ट। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे सैस बेस्ड कंपनीज के। सैस का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, राइट। आप एक सॉफ्टवेयर बेच रहे हो लेकिन एज अ सर्विस के तौर पर, वन टाइम कोई भी बाय नहीं है वहां पर। जैसे हम लोग सीडी खरीद लेते थे, एक बार हमने खरीदा फिर हमारा उस कंपनी से कोई भी मतलब नहीं है। अभी हम लोग क्या करते हैं, स्पॉटिफाई पर जाकर सब्सक्रिप्शन पे करते हैं फॉर द होल म्यूजिक थिंग, राइट, प्लेलिस्ट के लिए, ये जितने भी उसमें म्यूजिक्स अवेलेबल है। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल और सैस बेस्ड बिजनेस में। यस स्वरूप, प्लीज कंटिन्यू। प्रोजेक्ट में हमने सबसे पहले एक रॉ डेटा शीट लिया है जिसमें वेरियस कॉलम्स हैं लाइक ट्रांजैक्शन आईडी, कस्टमर नेम, स्टार्ट डेट, एंड डेट, प्रोडक्ट फैमिली, लोकेशन, बुकिंग्स, अकाउंट ओनर, नंबर ऑफ डेट्स एंड एआरआर। ये एक ट्रांजैक्शन बेस्ड डेटाबेस है जिसमें एक ट्रांजैक्शन आएगा वो एक नया डेटा आ जाएगा। जैसे इसमें ट्रांजैक्शन आईडी है 1 2 3 एक्सेट्रा। फिर है कस्टमर नेम बेसिकली जो कंपनीज जो हमारे प्रोडक्ट बाय कर रही हैं, जैसे हयात ग्रुप हो गया, इसमें टोन कब, और फिर वेस्टनेट एंड सन्स। फिर स्टार्ट डेट बेसिकली उनने जो सब्सक्रिप्शन लिया उसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट उनकी सब्सक्रिप्शन का एंड डेट क्या है। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट फैमिली में हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट फैमिली है, एक है प्रीमियम और एक है स्टैंडर्ड। एंड फॉर लोकेशन
हमारे पास लैटिन अमेरिका है, यूरोप है, लैटिन नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया। एंड फिर हमारे पास बुकिंग्स है। बुकिंग्स बेसिकली जो एक सब्सक्रिप्शन का कितना प्राइस है वो है। तो जैसे हयात ग्रुप ने 3 दिसंबर 2020 से 2 दिसंबर 2023 के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिया लैटिन अमेरिका में, तो उसका प्राइस है 3949। और जब भी एक नया कस्टमर आता है हम उनके नेम पे अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। जैसे हयात ग्रुप ने ट्रांजेक्शन करा तो उस उसके नेम पे एक अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, और फिर जो सेल्स रेप उस अकाउंट को लेके आता है उसको हम बोलते हैं अकाउंट ओनर। सो इसमें हमारे सारे अकाउंट ओनर्स हैं जो हमारे सेल्स रेप्स हैं, जो बुकिंग्स लेके आए हैं बेसिकली। फिर हमारे पास फिर से स्टार्ट डेट और एंड डेट है। इसमें बेसिकली हमने एक्सेल फॉर्मूला यूज करा है, दैट इज एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ में हमने जो स्टार्ट डेट था 3 दिसंबर, हमने उसका एंड डेट निकाल दिया मंथ का, दैट इज 31 दिसंबर 2020। एंड सिमिलरली एंड डेट के लिए भी हमने ये करा है। ये हमने इसलिए करा है जैसे हम नंबर ऑफ डेट्स निकाल पाए कि वो सब्सक्रिप्शन कितने नंबर ऑफ डेज के लिए है। फिर हमने कैलकुलेट करा है ARR। ARR बेसिकली एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू होता है। वो मेन फैक्टर है एक SaaS एनालिटिकल मॉडल का। जो भी रेवेन्यू एक जो भी सब्सक्रिप्शन से आता है हम उसको कन्वर्ट करते हैं, हम उसको एनुलाइज करते हैं, क्योंकि जैसे ये बुकिंग है ये 1095 डेज के लिए आया, बट ये वाला जो बुकिंग है वो 366 डेज के लिए आया, तो हम उसको एनुलाइज करते हैं। और एनुलाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है कि हम एक ईयर का ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमने 1 ईयर का ही उनको सर्विस दिया, हमने बाकी का सर्विस अभी नहीं दिया, तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। और ARR एक इम्पोर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि अगर कोई एक से कोई प्राइवेट फंड है, मतलब एक कोई कंपनी है जो हमारे सॉफ्टवेयर कंपनी को एक्वायर करना चाहता है, तो वो नहीं देखेगा कि हमारा कंपनी का रेवेन्यू क्या है, सेल्स मार्जिन क्या है, प्रॉफिट क्या है। वो देखेगा ARR, क्योंकि एक SaaS बेस्ड कंपनी का मेन फैक्टर ARR ही होता है, क्योंकि उनका कितना एनुअल रेवेन्यू आ रहा है, जो मतलब एक टाइप का सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड होता है। तो उसके लिए हम ARR यूज करते हैं। ARR का फॉर्मूला हमने इसमें यूज करा है बुकिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेट्स इंटू 365। तो इसमें हमने हर ट्रांजेक्शन का एनुअलाइज्ड ARR निकाला है। सो अभी हमें एक रॉ डेटा मिल गया, बट रॉ डेटा से हम कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते। उसके लिए इंसाइट्स निकालने के लिए हमारे पास अलग वेरियस टूल्स है, लाइक पिवट टेबल्स। हैंड रेज कराइए। यस स्वरूप, मैंने ही हैंड रेस किया है। एक बार आप डेटा शीट पर जाओगे क्या दोबारा से? यस। ओके, ठीक है। तो अभी आपने जो ये पूरा का पूरा डेटा सेट समझाया, विच इज़ आई गेस वेरी फाइन, सबको समझ में आ भी गया होगा। थोड़ा सा मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब ये जो डेटा है, स्वरूप ने बोला कि वो ट्रांजैक्शन वाइज डेटा है, राइट? एक सेल हुई होगी तो उसके लिए एक पूरी की पूरी लाइन क्रिएट हो गई होगी, सेकंड सेल पे सेकंड लाइन क्रिएट होगी, तो रो वाइज यानी कि ट्रांजैक्शन वाइज हमारे पास डेटा सेट है। तो जब भी कोई सेल होती है तो वो कैप्चर होती है आपके सीआरएम सिस्टम में। सीआरएम के लिए बेसिकली हम लोग सेल्स फोर्स यूज करते हैं। अगर किसी बड़ी मिड साइज फर्म या इंटरप्राइज लेवल पर कोई कंपनी है तो, एंड सेल्स फोर्स से वो जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रैवल होती है हमारे किसी ईआरपी सिस्टम में, ईआरपी सॉफ्टवेयर में, ओरेकल, नेटसूट, ऐसे कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं, राइट? तो उस ओरेकल में हमारे पास ये सारा का सारा डेटा स्टोर होता है। वहां से लेट से स्वरूप ने जाकर फाइनेंशियल्स में जाकर एआरआर रिपोर्ट करके, इस रिपोर्ट का कुछ नाम होगा, राइट? और वहां पर एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन आता है। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल करने के बाद स्वरूप के पास ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन वाइज पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है, राइट? अब ये जो डेटा है वो बहुत सारी चीजें हमें नहीं बता पा रहा है। यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कौन से कस्टमर ने साइन किया है, राइट? हमें ऊपर दिख रहा है हयात ग्रुप है, राइट? टाउन क्यों कब है? तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स है। सो हु साइंड का क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गया कि कस्टमर कौन है, राइट?
सेकंड है व्हेन दे साइंड, स्टार्ट डेट में हमें दिख रहा है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कब से स्टार्ट हो रहा है, उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया होगा ना, तो ये उनका स्टार्ट डेट है जब से उनकी सर्विस स्टार्ट होने वाली है, राइट। एंड फॉर हाउ लॉन्ग दे आर कमिटेड टू आवर बिजनेस, उसके लिए हमें पता चल रहा है कि एंड डेट भी है। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्वरूप ने कैलकुलेट किया है कॉलम के में नंबर ऑफ डेज, कितने नंबर ऑफ डेज के लिए वो कस्टमर हमारे बिजनेस के साथ कमिटेड है, राइट। सेकंड लास्ट चीज हमें पता चलती है कि कौन से प्रोडक्ट को उसने परचेज किया है। अगर आप ई कॉलम में देखोगे तो प्रोडक्ट फैमिली में हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, विच इज प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। करेक्ट मी स्वरूप अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, दो ही प्रोडक्ट है हमारे पास, राइट? यस। ओके, तो प्रोडक्ट फैमिली में हमारे पास दो चीजें, प्रीमियम एंड स्टैंडर्ड। लास्ट चीज कि हाउ मच दे हैव पेड, तो उन्होंने पूरे 3 साल के लिए, किसी कस्टमर ने 3 साल के लिए पे किया होगा, किसी ने 2 के लिए, किसी ने 6 महीने के लिए, किसी ने 3 महीने के लिए। तो वो जो जी कॉलम में आपको बुकिंग दिख रहा है, बुकिंग इज कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, तो 3 साल का अमाउंट लिखा हुआ है वहां पर 3849 डॉलर, या थाउजेंड्स में उसको कन्वर्ट किया है तो 3849 के डॉलर, राइट। लेकिन एक कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाएगा इनसाइट्स के टर्म्स में, राइट। मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता हूँ कि स्टार्टिंग की 3 महीने में मैंने तो 3 3 साल के 3 क्लाइंट साइन कर लिए हैं और मेरे पास तो 1 लाख डॉलर का बिजनेस आ चुका है, राइट। वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नंबर है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, स्वरूप ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम डिलीवर नहीं करते सर्विसेज, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तब तक हम उसको अपने पीएनएल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं दिखा सकते, राइट। तो इसीलिए अगर मुझे बिजनेस की ट्रू पिक्चर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ डेज है, मे बी 15 दिन है, 6 महीने है, 4 साल है, 5 साल है, उन सबको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा, ताकि मुझे इतना पता हो एज अ सीएफओ, जिसको स्पेंड करना है, जिसको बजट करना है, प्लान करना है पूरे साल के लिए, कि मेरे पास 1 साल के लिए कितना रिकरिंग रेवेन्यू आएगा। तो अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है, लेट्स से 1 लाख डॉलर, मुझे उसको स्प्लिट करना है 33,333,000 डॉलर में फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, राइट। तो एनालाइज पिक्चर ही आपको एक अच्छा आई गेस एनालिसिस दे पाता है, एक अंडरस्टैंडिंग दे पाता है आपके बिजनेस के बारे में, और आप अच्छे से प्लान, डिसाइड, फोरकास्ट कर सकते हो। एआरआर का फुल फॉर्म स्वरूप ने बताया, एनालाइज रिकरिंग रेवेन्यू। तो नाम में ही क्लियर है कि हम हर चीज को एनालाइज करने वाले हैं, मींस 12 मंथ्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंड स्वरूप ने फॉर्मूला भी हमें दिखाया था। मेरा आपसे क्वेश्चन है स्वरूप, कुछ, कि हम लोगों ने आई कॉलम और जे कॉलम में वो ईओ मंथ आपने डेट फंक्शन दिखाया, एंड ऑफ मंथ का एक फॉर्मूला, वो हमने क्यों यूज किया, नॉर्मल स्टार्ट डेट और एंड डेट को हमने क्यों यूज नहीं किया, ऐसा? बस उसको सिंपल रखने के लिए यूज करना। ओके, परफेक्ट। तो बेसिकली स्वरूप ने बोला कि सिंपल रखने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने में हमें बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है उससे, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ताकि उस पर्टिकुलर मंथ में 12 13 14 15 जिस भी डेट को आपने परचेज किया होगा, वो उस मंथ के एंड पर आपको वो डेट शो करेगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ईओ मंथ। एंड स्वरूप, आपने इसको टेबल में कन्वर्ट किया या फिर रेंज में कन्वर्ट किया? हाँ, वो मैं पिवट टेबल में भी बताने वाला हूँ। इस डेटा सेट को टेबल में हाँ। कन्वर्ट किया क्या? हाँ, ये डेटा सेट को टेबल में कन्वर्ट करा हुआ है। लेकिन ऐसा कंट्रोल। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पिवट टेबल में ये डेटा ऐड करेंगे, जो हम रॉ डेटा ये ऐड करेंगे, अगर हमारे पास कोई नया ट्रांजैक्शन आता है तो वो टेबल में वो खुद ही ऐड हो जाएगा। बट अगर हम डायरेक्ट पिवट टेबल में उसको रेंज देंगे तो वो खुद ऐड नहीं होगा, फिर हमें उसका डेटा सोर्स चेंज करना पड़ेगा बार बार पिवट वर्किंग्स पिवट टेबल में, तो इसलिए हम उसको टेबल बना देते हैं। और फिर उसका टेबल का हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे रॉ डेटा। मैंने ओके। इसको नेम रॉ डेटा दे रहा। और फिर परफेक्ट। इसमें ऑटोमेटिकली फिल्टर भी आ जाते हैं, जैसे फिल्टर से भी हम कुछ इंसाइट्स निकाल सकते हैं, जैसे एआरआर में हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एआरआर कितना है वो निकाल सकते हैं। तो हमें बस देखना है, हमें बस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के लिए देखना है, तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का कितना है। तो ये सब हम थोड़े बहुत इंसाइट्स निकाल सकते हैं, बट मेन इंसाइट्स हम पिवट टेबल से निकाल सकते परफेक्ट स्वरूप, परफेक्ट।
किसी और को कुछ क्वेश्चंस हैं डेटा सेट्स जो जो अभी तक एक्सप्लेन किया स्वरूप ने, बिकॉज ही इज मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर पार्ट, राइट? यस स्वाति, प्लीज वीडियोस टर्न ऑन कर लो तुम लोग, तुम्हारे वीडियोस टर्न ऑन नहीं है। सर ARR का एक और बार बता सकते हैं? प्लीज स्वरूप। यार मैं फिर से कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जैसे इस मंथ का बुकिंग हमारे मतलब इस ट्रांजैक्शन का हमारे पास बुकिंग है 3949। वो वो एनुअल नहीं है क्योंकि वो है 1095 डेज के लिए। तो हमें उसको एनुअलाइज करना पड़ेगा। तो हम एनुअलाइज करने के लिए अ, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ डेज से। फिर हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 365, जैसे वो एनुअलाइज हो जाए। उसने वो टेबल था इसलिए उसने खुद से पूरा टेबल बना दिया और खुद से सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। इसमें भी फिर से ARR आ गया है। ओके, सो सिंपल सा मैथ्स है, अगर कैलकुलेशन वाइज पूछ रहे हो स्वाति आप, कि स्वरूप ने क्या किया पहले तो हमारे पास बुकिंग अमाउंट था बहुत फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट? 3 साल, 4 साल, 5 साल। सो पहले तो उसको पर डे का कैलकुलेशन किया, डिवाइड कर दिया कि नंबर ऑफ डेज कितने थे, राइट? एक दिन का हमारे पास बुकिंग अमाउंट आ गया, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे एनुअलाइज चाहिए। अब कितने डेज होते हैं पूरे के पूरे साल में, सो फॉर अ इजियर कैलकुलेशन वी हैव टेकन 365, राइट? 365 हम लोगों ने नंबर ऑफ डेज लिया एंड उसको मल्टीप्लाई किया, देन विल गेट एन एनुअलाइज रेवेन्यू। कॉन्सेप्ट वाइज अगर आप पूछ रहे हो दोबारा से, तो कॉन्सेप्ट वाइज सिंपल सा थ्योरी पर्सपेक्टिव यही है कि अगर मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के हिसाब से जाऊंगा, मुझे कभी भी ईयरली पिक्चर नहीं पता चलेगी, राइट? तो अगर 3 3 साल के सारे मेरे पास रेवेन्यू बुकिंग्स हैं, तो मैं सोचूंगा मेरे पास बहुत सारा पैसा है और इसी साल में मैं बहुत सारे लोगों को हायर कर लूंगा, मैं बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स बांट दूंगा, इवेंट्स कर लूंगा, राइट? क्योंकि मुझे तो पता है अरे मेरे पास तो बैंक में तो इतना पैसा आ चुका है, क्योंकि वो पैसा बैंक में आ भी जाएगा। लेकिन हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाता है उस टाइम पर, एंड वो बोलता है कि तुम ये सारा का सारा पैसा तुम्हारा है ही नहीं, ये तो लाइबिलिटी वाले अकाउंट में बैठेगा, राइट? डेफर्ड रेवेन्यू में जाएगा। तो हम लोग सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे फॉर द ओनली पार्ट जब मैं 1 महीने की सर्विस पे कर दूंगा, तो सिर्फ 1 महीने का रेवेन्यू वहां पर रिकॉग्नाइज होगा, जो कि हमें थोड़ा सा डिसिप्लिन रखता है। तो ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एनुअलाइज कन्वर्ट कर रहे हैं, एनुअली कन्वर्ट कर रहे हैं। यस स्वरूप, आगे चलो। सो लेट्स डिस्कस पिवट टेबल। पिवट टेबल का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट NVT। सो इसमें फिर एक पॉपअप आता है। पॉपअप विजिबल है ना? यस विजिबल। तो पॉपअप में वो सबसे पहले हमें सिलेक्टेड टेबल और रेंज, जैसे मैंने उसमें देखा था कि मैंने उसको टेबल क्रिएट बना रखा है और मैंने उसका टेबल का नाम दे रखा था रॉ डेटा। तो मैं इसमें रॉ डेटा डालूंगा तो वो खुद ले लेगा। फिर उसमें वो पूछेगा कि आपको पिवट टेबल कहाँ पे प्लेस करना है। एग्जिस्टिंग भी चूज कर सकता है तो न्यू वर्कशीट। मैं एग्जिस्टिंग में करूंगा, लोकेशन यही वाला सेल है जो सिलेक्टेड है। फिर ओके। फिर ओपन हो जाएगा पिवट टेबल फील्ड्स। फील्ड्स में हमारे पास 4 सेक्शंस आएंगे, एक तो फिल्टर्स, एक कॉलम्स, एक रोज और वैल्यूज। वैल्यूज बेसिकली ये होता है जिसके बेसिस पे मतलब जिसको हम ऑल्टर करके हम अलग अलग इंसाइट्स निकालेंगे। जैसे हम ARR को हम ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फैमिली लाइक स्टैंडर्ड, प्रीमियम, या तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजन लाइक एशिया, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप, या तो कस्टमर नेम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो इसमें हम ARR यूज करेंगे वैल्यूज में। और जैसे हमें अगर इसमें हमें प्रोडक्ट प्रोडक्ट फैमिली वाइज करना है तो हम रोज में प्रोडक्ट फैमिली ऐड करेंगे। रोज में फिर वो उसको ग्रुप कर देगा ARR को अलग अलग। तो इसमें जैसे रॉ डेटा में वो प्रीम, जैसे मैंने इसमें स्टैंडर्ड करा था तो एक साथ क्लब करके नहीं दिखा रहा, वो हमें नीचे सम करना पड़ेगा। बट इसमें वो स्टैंडर्ड एक साथ सम ऑफ ARR स्टैंडर्ड का दिखा दे रहा है, प्रीमियम का दिखा दे रहा है, और फिर टोटल भी दिखा दे रहा है। फिर इसमें हम और भी कर सकते हैं अगर हमें इसको ग्रुप करना है, जैसे ईयर वाइज ग्रुप करना है तो उसको हम उसके लिए हम कॉलम यूज करते हैं।
तो ईयर वाइज हो गया। और अगर हमें फर्दर इसको ग्रुप करना है तो हम क्वार्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, तो क्वार्टर वाइज आ गए। फिर अगर हमें कोई फिल्टर ऐड करना है, तो जैसे हमें कोई एक क्वार्टर हटा देना है, तो हम इसमें से वो हटा देंगे। तो इससे हमें जो भी पर्टिकुलर टाइम का चाहिए, कैसे भी ग्रुप करना है, वो उसके लिए पिवट टेबल यूज होता है, क्योंकि रॉ डेटा में हमें ये सब नहीं बता रहा था, बट इसमें हमें ये सब इंसाइट्स मिल रहे हैं। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट में तीन पिवट टेबल बनाए हैं। एक है ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वो भी क्वार्टर वाइज एंड ईयर वाइज है। फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट फैमिली वाइज करा है, प्रीमियम और स्टैंडर्ड। एंड उसके बाद हमने जो लास्ट करा है वो है अकाउंट अकाउंट ओनर्स, या तो जो सेल्स रेप मैंने बताया था उसके बेसिस पे कितना उनका क्वार्टरली आ रहा है, पर क्वार्टर कितना आ रहा है। फिर इस पिवट टेबल के बेसिस पे हमने बनाया था एलटीएम प्रोजेक्शंस। एलटीएम प्रोजेक्शंस बेसिकली होता है लास्ट 12 मंथ प्रोजेक्शन। अगर एलेक्सिस का क्वार्टर 120 में जो अमाउंट दिखा रहा है वो ये है कि इससे पहले 12 मंथ्स में इसने कितना अमाउंट बुक करा है, कि कितना कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू लेके आया है, तो वैसे। तो इससे हम बेसिकली इसके थ्रू मॉडल्स बनाया हमने, वो दिखाएंगे। जैसे हम इसका ग्रोथ दिखा सकते हैं, अभी जितना अभी 60,000 है, फ्यूचर में इतना हो गया, क्वार्टर 2 2022 में 2,13,000 हो गया। तो इसके बेसिस पे भी हम एनालिसिस करेंगे। एंड हमने एक और पिवट टेबल बनाया है, वो ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर नेम्स है, कि उस डेटा शीट में जैसे ये अलग अलग शो कर रहा था, एक साथ शो नहीं कर रहा था, इसमें अब हमें एक साथ शो करेगा, उनका सम ऑफ के आ रहा है। फिर इसके बेसिस पे हमने टॉप 20 कस्टमर्स निकाले हैं। टॉप 20 कस्टमर्स हमने इसलिए निकाले जैसे हमें पता चले कि कौन कौन हमारे मतलब मोस्ट प्रायोरिटी कस्टमर्स हैं, कि हम जो भी उनका कुछ क्वेरी हो तो हम उनको मतलब प्रायोरिटी दें, फर्स्ट बेसिस पे सॉल्व करें, उनके कुछ मॉडिफिकेशंस हो तो हम उसको कैटर करें, एक्सेट्रा। उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज करा है, फिल्टर। फिर उसको इक्वल टू लार्ज करके टॉप 20 निकाले। एंड यस। स्वरूप, ओके, आपने ये पिवट टेबल पूरा एक्सप्लेन कर दिया है क्या, या और भी कुछ आपने क्रिएट किया है इसमें? नहीं होगी। पिवट टेबल हो गया क्या? ओके। एक बार आप पहले वाले पर जाओगे क्या, पिवट टेबल पर जो आपने दिखाया था? ओके। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है प्रोडक्ट वाइज वाले के लिए जो आपने कैलकुलेट किया है, क्या यहाँ पर आपने बुकिंग्स अमाउंट को ट्रैक किया वैल्यूज में, या फिर एआरआर को किया फॉर इसमें प्रीमियम बेसिस? एआर के बेसिस पे है। एआरआर के बेसिस पर किया है। तो मतलब ऐसा आपने क्या सोचा कि मेरे को ये प्रोडक्ट वाइज स्प्लिट करना चाहिए या रीजन वाइज स्प्लिट करना चाहिए? कुछ आइडिया ऐसा? मतलब उस वो हमने मॉडल्स में भी निकाला है। बेसिकली ये है कि मतलब प्रीमियम का क्या ग्रोथ चल रहा है, प्रीमियम अभी कितना परसेंटेज है, फ्यूचर में कितना परसेंटेज हो गया, स्टैंडर्ड कितना परसेंटेज है, स्टैंडर्ड कितना हो गया। तो हम मतलब जैसे अगर हमारा प्रीमियम ज़्यादा बढ़ रहा है तो हम ज़्यादा फोकस प्रीमियम में करेंगे। और जैसे हमारे पास इसमें बस दो ही प्रोडक्ट फैमिली है, तो मान लो हमारे पास 10 प्रोडक्ट फैमिलीज होते हैं, कोई बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको हटा सकते हैं। तो एनालिसिस करने के लिए करा है। और इसमें जैसे रीजन वाइज भी, जैसे नॉर्थ अमेरिका का हमारा सबसे ज्यादा शेयर है, फिर यूरोप का, फिर लैटिन अमेरिका, फिर एशिया। तो कौन से में ज्यादा फोकस करना है, अगर कॉस्ट कट करना है तो किस में कर सकते हैं, ये सब एनालिसिस के लिए करा है। ओके। एंड वो जो डेटा शीट हमारे पास थी, सिर्फ आपके पास एज अ रॉ डेटा सिर्फ वही अवेलेबल है, या फिर आपने कुछ और भी यूज किया है? बस यही है। रॉ डेटा यही है, ओके। सो हाँ। रॉ डेटा में हमारे पास मेजरली सिर्फ तीन ही चीजें अवेलेबल थी जिसको मैं एनालिसिस कर सकता हूं। अगर आप कॉलम ए देखोगे, ट्रांजैक्शन आईडी, मैं वहां से कुछ भी इनसाइट्स नहीं निकाल सकता हूँ, राइट? आप स्टार्ट डेट एंड डेट देखोगे, कुछ मैं कैलकुलेशन कर लूंगा, कुछ टाइम इंटेलिजेंस टूल यूज कर लूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उसमें। और उसके बाद जो आई से लेके एल के तक कॉलम है, अगेन मेरे वो जस्ट सपोर्ट करने के लिए मेरे डेटा को, उसमें भी मैं कुछ एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। तो मेजरली सिर्फ तीन चीजें मैं इस डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। एक तो
प्रोडक्ट वाइज क्या स्प्लिट होना चाहिए, मे बी मेरी बुकिंग्स का, मे बी मेरे एआरआर का। स्वरूप ने बताया कि उन्होंने एआरआर यूज किया है फॉर द स्प्लिट, राइट। तो सेकंड चीज, मैं रीजन्स का स्प्लिट देख सकता हूँ कि मेरा जो टोटल एआरआर है उसमें से एशिया में से कितना आ रहा है, यूरोप में से कितना आ रहा है, लैटिन अमेरिका में से कितना आ रहा है। उससे मुझे अपने बिजनेस की एक क्लियर पिक्चर दिखेगी कि कौन से रीजन में सबसे ज्यादा हम लोग कस्टमर्स को साइन कर पा रहे हैं, राइट। तीसरी चीज जो लास्ट अवेलेबल थी वहां पर अकाउंट ओनर था। स्वरूप आप एक्सप्लेन करोगे क्या वो अकाउंट ओनर क्यों नाम है उसका, मतलब सेल्स रेप है कि अकाउंट ओनर? अकाउंट ओनर बेसिकली वो होता है कि कोई भी एक कस्टमर आता है तो हम उनके नेम पे एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। फिर उसमें जो सेल्स रेप है, जो भी उसमें हमारा बुकिंग लेके आएगा, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन लेके आएगा, उसको हम अकाउंट ओनर बोलते हैं। तो ये हमने अकाउंट ओनर के बेसिस में करा है। ओके, गॉट इट। बस मेरा यही डाउट था कि अकाउंट ओनर और सेल्स पर्सन डिफरेंट तो नहीं है। तो जब भी कोई कस्टमर साइन होता है तो हम उसको जब अपने सिस्टम में उसको एंटर करते हैं, राइट, तो उसको हम एज अ अकाउंट ट्रीट करते हैं। अब जो भी सेल्स पर्सन उनके साथ टच में होगा, उनके साथ उसका इंटरेक्शन होगा, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंट ओनर बोलेंगे। सो अकाउंट ओनर इज नथिंग, सेल्स रेप को ही हम लोग अकाउंट ओनर बोलते हैं। परफेक्ट स्वरूप, यस प्लीज कंटिन्यू। फिर डेटा शीट के बेसिस पे हमने एक और वर्किंग बनाया जो है एआरआर वर्किंग। एआरआर वर्किंग में हमने बेसिकली बनाया है कस्टमर वाटरफॉल। सो वाटरफॉल मतलब फाइनेंस के टर्म में की होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट में बहुत इनफ्लोज होते हैं और आउटफ्लोज, कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज होते हैं। जैसे इनफ्लोज हो गया आपका रेवेन्यू हो गया, या तो आपका नॉन रेकरिंग इनकम हो गया, और आउटफ्लोज में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, या तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया। तो वाटरफॉल ये बताता है कि जो भी इनफ्लोज में से सब्ट्रैक्ट कर, वो आउटफ्लोज को सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो फाइनल अमाउंट आएगा, रेवेन्यू, वो नेट प्रॉफिट, वो एक वाटरफॉल स्ट्रक्चर होता है। तो वाटरफॉल स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं। इसमें हमने एआरआर का वाटरफॉल स्ट्रक्चर बनाया है और कस्टमर वाटरफॉल स्ट्रक्चर बनाया है। एआरआर में बेसिकली हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 कंपोनेंट्स होते हैं: बिगनिंग एआरआर, न्यू एआरआर, एक्सपैंड एआरआर, डाउनसेल एआरआर, चर्न एआरआर और एंडिंग एआरआर। बिगनिंग एआरआर तो लास्ट क्वार्टर का एंडिंग एआरआर हो गया, और एंडिंग एआरआर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा। न्यू एआरआर बेसिकली ये होता है कि कोई एक कस्टमर है, उसने हमसे इससे पहले कोई भी परचेज नहीं करा है, बट वो उसने इस क्वार्टर में परचेज करा है, तो उसको हम न्यू एआरआर में काउंट करेंगे। इसको हम लैंड एआरआर भी बोलते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम हमारा कस्टमर बन रहा है। एक्सपैंड एआरआर बेसिकली वो होता है कि वो हमारा ऑलरेडी कस्टमर है प्रीवियस प्रीवियस हमारे क्वार्टर्स में, बट इस क्वार्टर में उसने या तो अमाउंट इंक्रीज करा है, या तो उसने, जैसे वो स्टैंडर्ड में था, वो उसने प्रीमियम वाले ले लिया तो अमाउंट बढ़ गया। डाउनसेल एआरआर एक्सपैंड एआरआर का ऑपोजिट होता है। उसमें वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, बट अब प्रेजेंट क्वार्टर में उसने प्रीवियस क्वार्टर से कम अमाउंट करा है, या तो उसने अमाउंट कम कर दिया, या तो लोअर वर्जन में चला गया। टर्न एआरआर इस होता है कि वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, बट अब उसने इस क्वार्टर से हमारा मतलब सर्विसेज लेना बंद कर दिया है। तो देखेंगे कैसे कैलकुलेट होता है। फर्स्ट हमने कैलकुलेट करा है एंडिंग एआरआर। एंडिंग एआरआर के लिए हमने जो रॉ डेटा शीट था उसमें से हमने डेटा लिया है। जो रॉ डेटा था उसमें हमने यूज करा है समिप्स। समिप्स बेसिकली एक कंबाइंड फॉर्मूला है, एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला जो सम है, और इफ्स है एक कंडीशनल फॉर्मूला। तो सम इफ्स के बेसिस पे हमने एंडिंग एआरआर निकाला है। जो क्वार्टर वाइज हमारे कस्टमर्स हैं उनका जितना टोटल एआरआर है उस क्वार्टर में, वो कैलकुलेट करा है। तो इसमें जैसे ये वाला, ये 2 क्वार्टर है। इस क्वार्टर में दिसंबर 19 के क्वार्टर में उसका, और इससे पहले कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं था, बट मार्च 20 में ट्रांजेक्शन हो गया। तो इसको हम न्यू एआरआर या तो लैंड एआरआर में काउंट करेंगे। और अगर जैसे ये वाले 2 क्वार्टर हैं, इसमें 50,000 था और इसमें 1,06,000 हो गया, तो ल- इस पिछले वाले में हमारा कम था और इस वाले में हमारा बढ़ गया है, तो हम इसको एक्सपैंड एआरआर काउंट करेंगे। और डाउनसेल एआरआर, जैसे प्रीवियस क्वार्टर जो हमारा मार्च 21 है, उसमें हमने
मतलब हमें इससे ट्रांजैक्शन आया था 78,000 का। अब इस क्वार्टर में हमें 40,000 का आया, तो हमारा ट्रांजेक्शन अमाउंट कम हो गया, तो ये हमारे लिए डाउन सेल ARR हो गया। और चर्न ARR का एग्जांपल ये हो गया कि प्रीवियस क्वार्टर जो सितंबर 2020 है उसमें 19,000 1,95,000 का था, बट इस क्वार्टर में जीरो हो गया है। तो मतलब उसने हमारे सर्विसेज लेना बंद कर दिया है। तो इससे हमने सबसे पहले एंडिंग ARR ने कैलकुलेट करा है हर कस्टमर के लिए। फिर उसके बाद हमने न्यू ARR कैलकुलेट करा हर कस्टमर के लिए। यस। स्वरूप, मेरा तो पहले एक क्वेश्चन है, एक बार आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड में जाओगे क्या? ओके, तो हाँ। ये ARR की वर्किंग हम लोगों ने ऊपर से देखा, ऊपर कस्टमर वाटरफॉल था, उसके बाद ARR का ब्रिज बना था, ARR वाटरफॉल बना था, एंड फिर एंडिंग ARR। सो एग्जैक्टली आपने बनाना कहाँ से स्टार्ट किया इसको? मतलब ये ऊपर से नीचे बनाया या फिर आपने पहले कुछ रॉ डेटा एक्सट्रैक्ट किया उसके बाद बिल्ड किया? मतलब अगर ऑर्डर आप मेरे को बता दो तो थोड़ा सा समझने में इजी ऑर्डर। होगा। हाँ, तो ऑर्डर बेसिकली सबसे पहले एंडिंग कैलकुलेट करा है, फिर उसके बाद एंडिंग के बाद न्यू ARR, एक्सपैंड ARR, डाउनसेल ARR, फिर चर्न ARR। फिर उसके बेसिस पे ARR का समरी कैलकुलेट करा है, फिर उसके बेसिस और उनके बेसिस पे कस्टमर वाटरफॉल कैलकुलेट करा है। ओके, सो बेस आपका वो एंडिंग ARR वाला जो डेटा सेट है वो ही है क्या? हाँ। हाँ, ये ओके, वर्किंग है हमारा। तो ये कैसे क्रिएट किया, मतलब ये एंडिंग ARR वाला जो डेटा सेट है, एक बार ये बताना कि कहाँ से आ रहा है ये डेटा और कैसे एक्सट्रैक्ट किया है? ये आ रहा है डेटा शीट से, जो भी हमारे मतलब कस्टमर्स हैं, कस्टमर नेम्स हैं, हम्म। उसका एक क्वार्टर में क्लब करके जो टोटल ARR है वो आ रहा है। तो वहां तो पे कोई रेफरेंस है या फिर ये हार्ड कोडेड नंबर है? कस्टमर नेम वाला जो कॉलम है, नहीं, कॉलम ये बी, फॉर्मूला यूज करा है इसके लिए। कॉलम बी में क्या फॉर्मूला है कॉलम बी। जहाँ पे कस्टमर नेम्स है, वो कैसे एक्सट्रैक्ट किए मतलब? अच्छा, ये हमने जो वो पिवट टेबल बनाया था सेकेंड वाला कस्टमर नेम वाला, उससे लिया है ओके, ये वाला। ओके, ओके, गॉट इट। और ठीक। फिर एंडिंग ARR के लिए हमने ये फॉर्मूला यूज करा है, एक जिससे एंडिंग ARR एक बार हमारा ये है। फॉर्मूला थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करोगे कि मुझे जानना है एग्जैक्टली exactly आ कैसे रहा है, क्या फॉर्मूला यूज किया आपने? तो हमने इसके लिए समिप्स यूज करा है, जो एक स्टैटिस्टिकल और कंडीशनल फॉर्मेट का मिक्स है। उसमें वो सबसे पहले मांगता है सम रेंज। सम रेंज के लिए सबसे जो रॉ डेटा में जो ARR कॉलम है वो सिलेक्ट करा है। फिर वो मांग रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हमने उसको क्राइटेरिया दिया है कि हमें वो ही ARR चाहिए जिसका जो इस कस्टमर का है। तो वो हमने सेलेक्ट करा है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में वो इस क्वार्टर का हमने लिया है। ओके, फिर मतलब वो पहले स्टार्ट डेट लिया, फिर एंड डेट लिया। जैसे वो क्वार्टर का स्टार्ट डेट और एंड डेट जो डेटा शीट में हमारा स्टार्ट डेट था, स्टार्ट डेट के वो बाद आना चाहिए और एंड डेट से पहले आना चाहिए। तो उससे हमने इस क्वार्टर का निकाला है। तो हमने उसको 3 क्राइटेरियाज दिए हैं कि वो इस कस्टमर का होना चाहिए, वो स्टार्ट डेट के बाद होना चाहिए। जैसे September 19 है, तो September 19 हमारा जुलाई 2019 से स्टार्ट होगा, तो वो ARR जुलाई 2019 के बाद होना चाहिए और September 19 से पहले होना चाहिए। ये 3 हमने क्राइटेरिया दिए हैं। तो फिर वो सारे ARRs को वो सम कर देगा, क्योंकि हमने इसको दिया सम। इफ हमने इसलिए यूज करा है क्योंकि हमें इसमें मल्टीपल क्राइटेरियाज देने हैं। अगर हमें एक ही क्राइटेरिया देना होता तो मैं सम इफ यूज करता, बट इफ कैलकुलेट करना है इसलिए वो मल्टीपल क्राइटेरिया है, इसलिए सम इफ यूज करा है। और सम बेसिकली ये करता है, वो उसको सम कर देता है। अगर इसके जगह काउंट होता तो वो उधर कितने ट्रांजैक्शंस हैं इस क्वार्टर में इस कस्टमर के, तो वो कैलकुलेट, वो नंबर बता देते। तो इससे हमने एंडिंग एरर कैलकुलेट की। ओके, बेस्ट। हाँ, मुझे बस यही कंफ्यूजन थी बिकॉज अगर आप वहाँ पर क्वार्टर देखोगे ना, तो September 19, December 19, हर एक क्वार्टर एंड का आपको डेट मिल जाएगा। लेकिन डेटा सेट में हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं पर भी September 19, June 19 नहीं लिखा हुआ था। तो जस्ट मेरे को सिर्फ यही जानना था कि वो किस बेसिस पर डेट्स मैच हुए हैं और किस क्वार्टर में कैसे नंबर को फ्लो किया जा रहा है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग अभी यही है कि आपने
सम इफ्स फॉर्मूला यूज किया विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड कंडीशनल फॉर्मूला, राइट। एंड वहां पर आपने एक पहला क्राइटेरिया दिया कि जितने भी वहां पर कस्टमर है वहां पर गुडविन भी जो है 10 बार लिखा हुआ है, लेकिन अब ये फॉर्मूला क्या करेगा, सारे गुडविन्स को क्लब कर देगा और जितने भी ARR होंगे उनके मल्टीपल रोज में 10 बार उन सबको सम करके स्टार्ट डेट और एंड डेट वाला जो फॉर्मूला लगा है विच इज वेरी गुड, कि जून 19 से सितंबर 19 के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारी की सारी किस में काउंट होगी, सितंबर 19 एंडिंग वाली क्वार्टर डेट में काउंट होगी, राइट। तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन यूज कर कर वो समेशन आया है जिसमें हमारा डेट्स भी कवर हो गई, कस्टमर भी कवर हो गया, राइट। परफेक्ट स्वरूप। एंड सेकंड चीज, स्वरूप आपने एक्सप्लेन किया था वो ARR ब्रिज के लिए, मैं थोड़ा सा वहां पर ऐड करना चाहता हूँ। हम लोगों ने ARR कैलकुलेट किया था डेटा शीट में, राइट, बुकिंग से कन्वर्ट किया था ARR के अंदर। अब ARR ब्रिज बनाया है स्वरूप ने, राइट, ARR वाटरफॉल, जहां पर हमारे पास कुछ 6 कैटेगरीज हैं। तो मेरे को सिर्फ ये समझना है कि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो उससे बिजनेस का क्या फायदा होने वाला है, राइट, मेरे धंधे पर क्या असर पड़ेगा, सिंपल सी बात इतनी है। तो उसमें सबसे पहला जो इनफ्लो था जिससे मेरा बिजनेस बढ़ने वाला है वो है न्यू एआरआर। तो न्यू एआरआर कैसे कैलकुलेट होगा, मेरे पास दो क्वार्टर्स है, एक तो प्रायर पीरियड का क्वार्टर है और मेरा करंट पीरियड का क्वार्टर है, राइट। तो प्रायर पीरियड के क्वार्टर में अगर तुम लोग देख रहे हो जीरो लिखा हुआ है सबसे पहले हमारे पास, राइट, कहीं पर भी उसके जस्ट बगल में अगर कुछ भी अमाउंट लिखा है ग्रेटर देन जीरो है, 1 रुपए भी लिखा हुआ है, तो यानी कि कोई नया कस्टमर आया है और उसने मुझे 1 रुपया दिया है, तो मैं क्या बोलूंगा उस कस्टमर को, ही इज माई न्यू कस्टमर और ही इज माई लैंड कस्टमर। लैंड कस्टमर, न्यू कस्टमर, ऑल्टरनेटिवली नेम्स को हम लोग स्विच करते हैं, क्योंकि लैंड का मतलब ये कि नया कस्टमर लैंड हुआ है हमारे बिजनेस में, राइट। तो ये दोनों नेम्स हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। सेकंड हमारा एक और था जहां से हमें बिजनेस ज्यादा मिलता है, विच इज एक्सपैंड ARR। एक्सपैंड ARR का मतलब क्या है, प्रीवियस पीरियड में पहले ही उस कस्टमर से, एग्जिस्टिंग कस्टमर से कुछ अमाउंट ऑफ बुकिंग्स हमें मिलती थी, कुछ अमाउंट ऑफ पैसा हमारे बिजनेस में आता था। करंट पीरियड में वो पैसा बढ़ चुका है, या तो स्वरूप ने बोला था कि स्टैंडर्ड पहले प्रोडक्ट परचेज करता होगा, बाद में वो प्रीमियम पर शिफ्ट हो गया होगा क्योंकि उसको हमें हमारी सर्विसेज अच्छी लगी हो, राइट। तो उसने क्या किया होगा, पैसा ज्यादा दिया होगा, तो इससे भी मेरे बिजनेस को फायदा हुआ, मेरे बिजनेस में रेवेन्यू का इनफ्लो ज्यादा इंक्रीज हुआ। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, एक्सपैंड ARR वाली कैटेगरी में आएगा। तीसरी और चौथी जो कैटेगरी है विच इज डाउन सेल ARR एंड चर्न ARR, वो आउटफ्लो है, उससे थोड़ा सा मेरे बिजनेस से रेवेन्यू बाहर चला जाता है, राइट। डाउन सेल ARR में क्या होता है, प्रीवियस पीरियड में लेट से 10,000 रुपए का बिजनेस हुआ मेरे साथ, $10,000 का, नेक्स्ट क्वार्टर में मैंने देखा वो एकदम से $5,000 हो गया, यानी कि उसने कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ, मेरे बिजनेस से $5,000 का ARR जा चुका है। लास्टली चर्न ARR दूसरे टाइप का आउटफ्लो है। चर्न ARR का मतलब क्या है, प्रीवियस क्वार्टर में कुछ अमाउंट ऑफ बिजनेस मुझे उस कस्टमर से आता था, लास्ट नेक्स्ट क्वार्टर में जीरो हो गया, यानी कि वो कस्टमर चर्न हो गया। चर्न का मतलब है कस्टमर हमारा बिजनेस छोड़ के जा चुका है, ही इज नो लॉन्गर आर कस्टमर राइट नाउ, ओके। तो बिजनेस बहुत, जो बिजनेसेस हैं वो बहुत रिग्रेसली इस नंबर को ट्रैक करते हैं कि हमारा जो चर्न है वो ज्यादा ना बढ़े और हमारा जो न्यू ARR है उसके कंपैरेटिवली चर्न ARR कम होना चाहिए। ऐसा ना हो 10 कस्टमर तो आ रहे हैं, न्यू ARR तो बढ़ रहा है, लेकिन 10 कस्टमर छोड़ के भी जा रहे हैं, तो बिजनेस तो मेरा एक तरीके से वहां पर उसी लेवल पर स्टक रहेगा, राइट। तो इस वजह से वो पूरा का पूरा ARR ब्रिजिंग हम लोग बिल्ड करते हैं हमारी वर्किंग्स में, जैसा स्वरूप ने किया है। ओके स्वरूप, यू कैन कंटिन्यू। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एंडिंग एआरआर हमने न्यू एआरआर कैलकुलेट करा है। जैसे इसमें हमने फॉर्मूला यूज करा है, कंडीशनल फॉर्मूला यूज करा है इफ, जिसमें हमने दो क्राइटेरियाज दिए हैं विद द हेल्प ऑफ एंड। इसमें ये है कि हमारा जो प्रीवियस क्वार्टर है वो जीरो होना चाहिए और जो करेंट क्वार्टर है वो मोर देन जीरो होना चाहिए। अगर वो ट्रू होगा तो हमें करेंट क्वार्टर का अमाउंट दिखाना है, अगर वो फॉल्स होगा तो हमें जीरो दिखाना है। जी, ये हमारा न्यू एआरआर का फॉर्मूला है। वैसे ही हमने एक्सपैंड एआरआर का करा है। एक्सपैंड एआरआर में प्रीवियस क्वार्टर में भी मोर देन जीरो और इस क्वार्टर में भी मोर देन जीरो, और जो इस क्वार्टर का है वो प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा होना चाहिए।
एंड फिर हमने कैलकुलेट करा है डाउन सेल ए आर आर। डाउन सेल ए आर आर के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा है कि प्रीवियस क्वार्टर में मोर देन जीरो, इस क्वार्टर में भी मोर देन जीरो, बट जो करंट क्वार्टर है वो हमारे बेस्ट क्वार्टर प्रीवियस क्वार्टर से कम होना चाहिए। अगर वो ट्रू होगा तो प्रीवियस क्वार्टर माइनस करंट क्वार्टर, अगर फॉल्स होगा तो जीरो। एंड लास्ट चर्न ए आर आर में हमने फॉर्मूला यूज करा है कि प्रीवियस क्वार्टर मोर देन जीरो, करंट क्वार्टर इक्वल टू जीरो। अगर ट्रू होगा तो माइनस करके दिखाना है तो जीरो। एंड इसका फिर हमने जो जो हम सारे हमने वर्किंग करी है उसका हमने टोटल निकाला है सम करके, जो हम ए आर आर समरी में यूज करेंगे। और हमने काउंट इफ फॉर्मूला यूज करा है। काउंट इफ फॉर्मूला हमने इसलिए यूज करा है कि जो जून 18 क्वार्टर में कितने कस्टमर्स थे, तो वो वो बस वही काउंट करे जो मोर देन जीरो है, तो उससे हमें पता चलेगा कि कितने कस्टमर्स थे। जैसे इसमें 98 आए थे, तो यही हमने सेम न्यू एरआर और एक्सपैंड एरआर एंड डाउन सेल और चर्न के लिए करा है। तो ये टोटल अमाउंट से हमने एरआर समरी क्रिएट करा है। जैसे जून 18 क्वार्टर का टोटल अमाउंट था 28 2,82,000, तो वो हमारा एंडिंग एआरआर बन गया। वही हमने नेक्स्ट क्वार्टर का बिगनिंग एआरआर बना दिया। फिर इस क्वार्टर का न्यू एआरआर हमारा इधर से आ जाएगा। एंड वैसे ही एक्सपैंड एआरआर, डाउन सेल एआरआर, चर्न एआरआर, तो ऐसे ही हमने सारे क्वार्टर्स का क्रिएट एआरआर समरी क्रिएट करा है। और जो हमने काउंट कैलकुलेट करा था, काउंट से जैसे जून 18 क्वार्टर का काउंट हमारा जून 18 का एंडिंग कस्टमर बन जाएगा। वही हम नेक्स्ट क्वार्टर में उसको बिगनिंग कस्टमर बना देंगे। फिर इसमें से हमने न्यू कस्टमर ले लिया 64, एंड फिर चर्न माइनस हो जाएगा तो 159 आ गया, जो इधर भी 159 है। इससे हमारा पूरा कस्टमर वाटरफॉल बन गया। फिर हमने इसमें थोड़ा एनालिसिस करने के लिए न्यू परसेंटेज और चर्न परसेंटेज कैलकुलेट करा है। जो हमारा 159 है उसमें कितना न्यू परसेंटेज है, कितना चर्न परसेंटेज है। न्यू परसेंटेज हमारा मतलब बिजनेस कंपनी के स्टार्टिंग जो साइकिल है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि जो मेन ग्रोथ होती है वो नए कस्टमर से होती है। और उसमें चर्न भी होते हैं, बट ओवर द इयर्स चर्न परसेंटेज कम हो जाते हैं, और अगर वो हो जाते हैं तो वो कंपनी के लिए एक प्लस पॉइंट है। फिर हमने इससे ये भी कैलकुलेट करा है फिर काउंटिव फॉर्मूला से कि जो हमारा टोटल आया आया है, जो एंडिंग एआरआर, उसमें कौन से कस्टमर्स हमें 1000 के प्लस का ऑर्डर बुक कर रहे हैं, और कौन से कस्टमर्स 10 के प्लस का ऑर्डर बुक कर रहे हैं। तो ये हमारे सारे वर्किंग्स थे, एआरआर वर्किंग, पिवट वर्किंग और एक और पिवट टेबल। इसके बेसिस पे हमें एनालिसिस करना है। उसके लिए हमने मॉडल बना। सबसे पहले हमने मॉडल में लिया है बाय प्रोडक्ट जो हमने बस स्वरूप सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ दोबारा। लेकिन अभी जो हम लोगों ने वर्किंग देखी है हमारी, एक तो पिवट टेबल की हम लोगों ने वर्किंग देखी, एआरआर की हम लोगों ने वर्किंग देखी, राइट। वहां पे जो नंबर्स थे वहां पर डेसिमल्स भी थे या फिर कॉमा नहीं था, कुछ भी अच्छी फॉर्मेटिंग नहीं थी, आई मीन टू से। लेकिन जब आपने वो मॉडल वाले टैब पर अभी क्लिक किया, एक बार जाओगे क्या दोबारा मॉडल वाले टैब पे? तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा विजुअली क्लीन दिखा एकदम से। तो एक बार बताओगे कि ये नंबर फॉर्मेटिंग कैसे यूज किया है यहाँ पे? बेसिकली जो उधर जो अमाउंट थे एआरआर के वो प्रॉपर थे, इसमें हमने मिलियंस में करा है। इसके लिए नंबर फॉर्मेटिंग, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे ये कितना, ये हमारा 12 मिलियन एक कम हो जाता है, 1.2 मिलियन आया। इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है, कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 जब करते हैं हमारा फॉर्मेट सेल्स का टैब ओपन हो जाता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल फंक्शन होते हैं, जैसे नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, सेल प्रोटेक्शन। इसमें जो नंबर फॉर्मेटिंग के लिए हम नंबर में जाते हैं, इसमें ऑलरेडी प्रीसेट बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं, बट इसको हमने कस्टम कैटेगरी से करा है। बेसिकली नंबर फॉर्मेटिंग का फॉर्मेट ये होता है कि
हम जो अभी जो मैं फॉर्मेट जो भी करूंगा वो हमारे क्या वो हमारा काउंट होगा उसके लिए पॉजिटिव नंबर्स के लिए। बट जब मैं एक सेमीकोलन ऐड करूंगा तो वो फॉर्मेटिंग होगा नेगेटिव नंबर्स के लिए। फिर अगर मैं फिर से सेमीकोलन ऐड करूंगा वो फॉर्मेटिंग होगा हमारे डेसिमल नंबर्स के लिए। फिर अगर मैं फिर से सेमीकोलन ऐड करूंगा तो वो हमारे टेक्स्ट के लिए फॉर्मेटिंग होगा। तो ऐसा फ्लो चलता है नंबर फॉर्मेटिंग का। इसमें हमारे सारे फॉर्म वो पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, तो इसलिए बस पॉजिटिव नंबर का ही करेंगे। एक डेसिमल ऐड करने के लिए मैंने 0.0 लिया, तो वो साथ साथ सैंपल भी दिखाता रहता है। अब मुझे इसको 1.2 मिलियन में कन्वर्ट करना है। अगर मैं एक कॉमा ऐड करूंगा तो जो सारे 100 वैल्यूज थे, जो 444 था, वो उसको वो पॉइंट में ले जाएगा, वो हटा देगा। फिर अगर एक और कॉमा ऐड करूंगा तो जो तुम्हारे 1000 वैल्यू थे, जो 234,000, वो उसको हटा देगा, वो पॉइंट में ले जाएगा, तो 1.2 मिलियन आ गया। तो हमने इसको मतलब सिंप्लीफाई करने के लिए 1.2 मिलियंस में वैल्यू डाला है। इसको ओके कर दूंगा तो ये 1.2 मिलियन है। बट ओके। इसका टोटल अमाउंट इधर देखा है, एग्जैक्ट अमाउंट। परफेक्ट। एंड लास्ट थिंग, ये जो परसेंटेजेस नीचे दिख रहे हैं उनके आगे प्लस साइन है, एक बार ये भी दिखाओगे क्या, ये कैसे कस्टम फॉर्मेट किया है? क्या हम साइन से भी ऐड कर सकते हैं क्या? इसके लिए जैसे मैंने पहले बताया था कि हम या तो मैं उससे बता देता हूँ कि हमारा 1% है, ये पॉजिटिव है। तो अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर के लिए फॉर्मेटिंग करते हैं तो हमें अगर इससे पहले एक प्लस साइन ऐड करना है तो हम उसको डबल इन्वर्टेड मतलब डबल कोट्स में ऐड करेंगे। तो उससे पहले प्लस साइन आ जाएगा, जैसे इसमें दिखा रहा है प्लस साइन। बट अगर ये नेगेटिव होता तो नेगेटिव में फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें पहले सेमीकोलन ऐड करना पड़ेगा। अब जो भी फॉर्मेटिंग होगी वो नेगेटिव नंबर में आएगी। इसमें भी फिर डबल कोट में ऐड करूंगा और उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर दूंगा और 0%। ओके, तो इसमें +1% आ गया। बट अगर इसमें मैं लेता हूँ -2%, इसमें नॉर्मली इस अच्छा इसमें भी उसने खुद से ले लिया तो इसमें वो माइनस खुद से दिखा रहा है। Hmm, इसमें, एक बार वो जो हम्म, +1 में जहां पर आपने फॉर्मेटिंग चेंज करी, एक बार उसमें जाना दोबारा से। ओके, अभी हम्म। वहां पर 1 है तो इसको -1 अच्छा वो, करना। एक बार उसको हाँ वो -1 मैंने कर गलत देना। समझा था। -1। ओके, समझ में आया। तो आपने वो ऑर्डर फॉलो किया, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो और टेक्स्ट वाला। ओके, नाउ इट्स गुड। एंड डबल कोट्स में डालना है सिंबल को, उसी तभी काम करेगा क्या वो? क्योंकि वो एक अलग कैरेक्टर है, तो उसके लिए डबल कोट्स, जैसे हम फॉर्मूला में भी कोई ऐसे ऐड करते हैं तो हमें डबल कोट्स में डालना पड़ता है। जैसे दो सेल्स को जो कंबाइन करने वाला फॉर्मूला था उसमें जो डेलीमीटर को ऐड करते हैं उसमें भी हम डबल कोट्स में डालते हैं। ओके, परफेक्ट। यस प्लीज, आप मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमने सबसे पहले मॉडल में बाय प्रोडक्ट लिया है। ये हमने जो पिवट वर्किंग में हमने इसमें ये वाला हमने पिवट टेबल बनाया था, हमने इसमें से लिया। इसमें जैसे पूरा पूरा दिखा रहा है इसमें, बट फॉर्मेट की वजह से वो पॉइंट्स में दिखा रहा है। फिर प्रीमियम वाइज दिखा रहा है, स्टैंडर्ड वाइज दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल दिखा रहा है। फिर उसमें एनालिसिस करने के लिए हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डॉलर बेसिस पे और परसेंटेज बेसिस पे कैलकुलेट करा। और सिमिलरली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डॉलर बेसिस और परसेंटेज बेसिस पे। और एक और एनालिसिस करा हमने कि प्रीमियम परसेंटेज कितना है ग्रोथ में से और स्टैंडर्ड परसेंटेज कितना है। तो जो मैंने बताया था कि जो प्रीमियम परसेंटेज है वो स्टार्टिंग में कम होता है, मतलब एक बिजनेस एक जो भी कंपनी साइकिल होता है उसमें स्टार्टिंग में प्रीमियम परसेंटेज कम होगा, स्टैंडर्ड परसेंटेज ज्यादा होगा। बट स्टैंडर्ड परसेंटेज ओवर द इयर्स वो कम हो जाएगा, जैसे एंड में 36-44% हो गया। बट प्रीमियम परसेंटेज ओवर द इयर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले कोई एक नया कंपनी है, कोई कस्टमर आएगा, उसको इतना ट्रस्ट नहीं होगा, तो वो जो भी ट्राई करेगा स्टैंडर्ड प्रोडक्ट से ट्राई करेगा। बट अगर उसको सर्विस अच्छा लगता है
तो वो मतलब अपग्रेड करेगा प्रीमियम प्रोडक्ट में। तो अब इसमें हमारा प्रीमियम परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर्स। इसका मतलब ये है कि कस्टमर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपना वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं हमारे कस्टमर्स को। एंड सेकेंड हमने करा है बाय रीजन। रीजन में भी ये भी हमने पिवट वर्किंग से ही लिया है, जिसमें दिखाया है पिवट वर्किंग्स। और इसमें भी हमने सेम क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ डॉलर वाइज परसेंटेज वाइज एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ डॉलर वाइज एंड परसेंटेज वाइज। इसमें हमने एक और चीज करा है मिक्स परसेंटेज, कि जो ये टोटल है उसमें एशिया का कितना परसेंटेज है, यूरोप का कितना परसेंटेज है, लैटिन अमेरिका कितना है और नॉर्थ अमेरिका का कितना है। इससे हम देख सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के सबसे ज्यादा शेयर है, फिर यूरोप का है, फिर लैटिन अमेरिका, फिर एशिया। उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे हमें एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करना है, या तो हमें कोई प्रोडक्ट लाइन रिमूव करना है, या तो हमें मतलब ऑपरेशन हमारे कट करने हैं तो हम कौन सा हम रीजन से कट करें। तो ये हमें एनालिसिस में हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है ARR। ARR ये भी मिलियंस फॉर्म में है। ये हमने जो ARR वर्किंग में ARR समरी क्रिएट करा था, ये हमने उसमें से लिया। तो जो भी हमारे जो वर्किंग्स थे उसको हमने एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में मॉडल में देखा है, जैसे एनालिसिस करना है उसमें, और भी फर्दर एनालिसिस करा है, जैसे इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ परसेंटेज और डॉलर वाइज। और इसमें भी हमने टोटल टोटल में तो कितना लैंड परसेंटेज है, कितना एक्सपैंड है, कितना डाउन सेल और कितना चर्न इसमें, कि जो कंपनी का वो लाइफ साइकिल होता है उसमें स्टार्टिंग में न्यू परसेंटेज ज़्यादा होता है, क्योंकि जो उसका ग्रोथ होता है स्टार्टिंग में वो न्यू कस्टमर्स के बेसिस पे होता है। बट ओवर द इयर्स उसका जो ग्रोथ मोस्टली जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनके बेसिस पे होते हैं, वो कितना ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं ये सब। और अगर हमारा एक्सपैंड परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है ओवर द ईयर, जैसे 7% है और एंड हमारा 33, 24, 26 और लास्ट में 19% हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा मतलब बेसिकली कंपनी सस्टेनेबल है और हमारा चर्न परसेंटेज भी कम है, कि हम जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो एक्सपैंड कर रहे हैं। और हमने इसमें से डाउन सेल परसेंटेज भी कैलकुलेट करा है और चर्न परसेंटेज भी कैलकुलेट करा है। चर्न परसेंटेज हमारा 2% से स्टार्ट था, बट ओवर द ईयर वो इंक्रीज हुआ, ब्रांड में -1% है। एक जो एक टिपिकल कंपनी का इस इंडस्ट्री में 7 to 10% चर्न परसेंटेज होता है, मतलब 100 कस्टमर से 10 कस्टमर्स चर्न कर देते हैं। बट इनका इस कंपनी का एंड में 1 to 2% है, जो एक बहुत प्लस पॉजिटिव साइन है कंपनी के लिए। फिर हमने लैंड वर्सेस एक्सपैंड मिक्स का एनालिसिस करा। लैंड वर्सेस एक्सपैंड मतलब ये दोनों हमारे इनफ्लोज हैं। इनफ्लोज में से हमने ये भी हमने पिवट वर्किंग से लिया है, और इसका ये सॉरी हमने ARR वर्किंग से लिया है। फिर इसमें जो हमारा इनफ्लोज है, इनफ्लोज कितना परसेंटेज हमारा लैंड से आ रहा है और कितना एक्सपैंड से आ रहा है। लैंड परसेंटेज में वही कि स्टार्टिंग में लैंड परसेंटेज ज़्यादा होता है, ओवर द इयर्स वो कम हो जाता है, और फिर एक्सपैंड परसेंटेज स्टार्टिंग में कम होता है, फिर वो इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने टर्म लेंथ लिया है। टर्म लेंथ के लिए हमने पहले बुकिंग इन मिलियन मिलियन टर्म्स लिया, ये हमने डेटा शीट से लिया जो ये बुकिंग्स थे। फिर फिर हमने इसमें लैंड एंड एक्सपैंड एरर लिया है। बेसिकली हमने इसमें ये कैलकुलेट करा है टर्म लेंथ इन मंथ्स। बेसिक इसका मीनिंग ये है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एवरेज कितने मंथ्स का होता है। जैसे इस क्वार्टर में जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं वो एवरेज 12.1 मंथ्स के होते हैं, इसमें 12.3 मंथ्स के होते हैं, फिर ओवर द ईयर 17.2 मंथ्स का हो गया, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं जो मतलब उनके रिस्क को भी कम कर देते हैं और ज़्यादा मतलब रेवेन्यू में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर एक और मॉडल हमने कैलकुलेट वो इधर दिखाया है, जो है कस्टमर। ये भी हमने ARR वर्किंग से लिया, कस्टमर वाटरफॉल। फिर इसमें हमने एनालिसिस करा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना नेट ऐड हुआ है, कितना नेट परसेंटेज ऐड हुआ है, न्यू कस्टमर कितने ऐड हुए हैं परसेंटेज वाइज, टर्न कस्टमर कितने हैं परसेंटेज वाइज, और इसमें हम कितने कस्टमर्स 100 के प्लस के ऑर्डर्स दे रहे हैं, कितने परसेंटेज हैं टोटल कस्टमर से, वो 1% to 0 कस्टमर्स है 100 के प्लस। बट 10 के प्लस में हमारे कस्टमर्स ज़्यादा हैं, और जो परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हैं, जैसे स्टार्टिंग में 8 to 9% थे, बट एंड में वो 29% हो गए हैं, जो कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स आ रहे हैं और कंसिस्टेंटली आ रहे हैं।
अब फिर एवरेज स्पेंड हमने दिखाया, इसमें ये भी हमने ARR वर्किंग से करा है। इसमें बेसिकली एक कस्टमर ऑन ऑन एवरेज कितना स्पेंड कर रहे हैं, जैसे लैंड, जो एक लैंड कस्टमर है वो कितना स्पेंड कर रहा है ऑन एवरेज इन एक क्वार्टर में, एक्सपैंड में कि एक कस्टमर कितना स्पेंड कर रहा है क्वार्टर में, और टोटली कितना एवरेज ऑन एवरेज वो स्पेंड कर रहा है। तो ये दिखाया है, ये भी जैसे एवरेज लैंड ARR ये भी ओवर द ईयर बढ़ा है, एक्सपैंड ARR ये भी ओवर द ईयर बढ़ा है, और एवरेज भी बढ़ा ही है। तो ये भी मतलब हमारे इन्फ्लोस बढ़ गए हैं। एंड लास्ट में सेल्स प्रोडक्टिविटी, ये हमने जो LTM प्रोजेक्शन है उसमें से लिया है, कि ये बेसिकली हमें ये बता दें कि हाँ, जो सेल्स रेप है, जो हमने अकाउंट ओनर्स, जो मैंने एक्सप्लेन करा था, वो ऑन एवरेज एक क्वार्टर में कितना अमाउंट ऑफ ARR, मतलब कितना अमाउंट ऑफ बुकिंग लेके आ रहा है, जो इन डॉलर टर्म्स। तो ये भी ओवर द ईयर इंक्रीज हो गया है, कि मतलब वो एफिशिएंट हो गए हैं हमारे जो सेल्स रेप्स हैं। और इसमें तो रैम्प का मीनिंग ये है कि जो एक नया सेल्स रेप कंपनी में आता है उसको हम पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर ट्रेनिंग जब खत्म होता है फिर वो फुल टाइम वर्क करता है। तो रैम्प मतलब ये है कि उसका ट्रेनिंग हो गया है और वो फुल टाइम वर्क कर रहा है। तो सेल्स रेप रैम्प मतलब ये है। तो ये हमारे सारे प्रोडक्टिव सारे मॉडल्स थे। फिर ये तो हमारे सारे, हाँ, यस, यस स्वरूप, एक बार ये अपनी फाइनल लाइन जो आप बोल रहे थे, क्या है ये एक्चुअल्स है क्या ये सारा का सारा डेटा? यस, ओके, मेरे को एक डाउट था बस इसके अंदर, थोड़ा सा नीचे हो गया क्या जहाँ पर वो लैंड वर्सेस एक्सपैंड का कंपैरिजन था। हाँ, ओके, तो इसके परसेंटेज में लैंड परसेंटेज का मतलब होता है कि न्यू कस्टमर है, राइट? यस, एक्सपैंड कस्टमर का मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर था, लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट पीरियड में जब भी उसको रिन्यू करना है वो ज्यादा अमाउंट से रिन्यू कर रहा है, या तो अपने आप को प्रीमियम में अपग्रेड कर रहा है, राइट? ज्यादा पैसा दे रहा है बिजनेस को, सिंपल। तो हाँ, स्टार्ट हुआ वो 70% से, और जैसे जैसे वो आगे की तरफ बढ़ा वो 23% तक ग्रो किया, राइट? और यस, एक्सपैंड परसेंटेज जो है वो 30% से स्टार्ट हुआ, बीच में थोड़ा सा मिड था, उसके बाद वो इंक्रीज होते होते 77% तक पहुंच चुका है, राइट? तो ये एकदम ट्रू पिक्चर है किसी भी SaaS कंपनी का लाइफ साइकिल देखेंगे हम तो, राइट? स्टार्टिंग में कोई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट पे कोई ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो न्यू कस्टमर्स को लेकर आना बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसलिए हमें दिख रहा है कि 70% हमारे पास लैंड परसेंटेज है, और 30% जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर के ज्यादा पैसों से आया है। परफेक्ट। और धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा, कंपनी जब मैच्योर होनी स्टार्ट होती है ना, तो वो ऐसा नहीं करते अरे मेरे को 500 नए कस्टमर चाहिए। उनका गोल होता है कि मेरे पास 200 जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इनको ही कुछ नई प्रोडक्ट फैमिली, कुछ अपग्रेड वर्जन अपने प्रोडक्ट का देकर अपने ARR को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सस्टेनेबल है, वो तुम्हारे बिजनेस को ट्रस्ट करते हैं। तो एक जो SaaS बिजनेस या किसी भी बिजनेस का ग्रोथ होता है, लाइफ साइकिल होता है, वो बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है इन परसेंटेज के टर्म्स में। तो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल है स्वरूप जो आपने बिल्ड किया है ये, और प्रोडक्ट वाइज आपने दिखाया, रीजन वाइज आपने दिखाया, सब कुछ आपने, क्वार्टरली भी, ईयरली भी, सारे परसेंटेज भी। एंड मैं तो फॉर्मेटिंग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, जो आपने प्लस साइन लगाए हैं परसेंटेजेस में, एंड डेसिमल्स में कन्वर्ट किया 0.0 वाले में। तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, और ये सारे के सारे नंबर एक्चुअल्स हैं, राइट? यस, तो इसका कुछ फोरकास्ट भी किया क्या आपने? हाँ। ओके, यस प्लीज। तो ये सारे हमारे एक्चुअल्स थे हमारे थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 तक। फिर इसके बेसिस पे हमने लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 और 2022 का पूरा फोरकास्टिंग किया है। फोरकास्टिंग बेसिकली ये होता है कि जो हमारे फ्यूचर जो भी रेवेन्यू ये सब है, उसको अभी से क्रेडिट करना। तो इसके थ्री मेथड्स होते हैं, कि एक होता है टॉप अप। टॉप अप बेसिकली हम ऐसा रखते हैं कि हमें चाहिए कि हमारा अर्निंग बिफोर एबिटा हमारा होना चाहिए 40%। तो 40% करने के लिए हमें हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें कितना परसेंट रखना पड़ेगा, हमें तो हम एक टारगेट बनाते हैं बेसिकली। फिर उसके हिसाब से जो उसको इफेक्ट करता है हम उसको चेंज करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसके हिसाब से हम क्रेडिट करेंगे।
और हमारा जो रेवेन्यू हम उसके हिसाब से क्रेडिट करेंगे। तो वैसा होता है टॉप अप अप्रोच। बॉट और एक होता है बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में बेसिकली हम टारगेट सेट करते हैं कि एक सेल्स रेप कितना मतलब एवरेज बुकिंग लेके आए हैं। तो उस टारगेट को मीट करने के लिए या तो हम एक सेल्स रेप का टारगेट इंक्रीज कर दे मतलब इंक्रीज कर देंगे, या तो हम सेल्स रेप्स इंक्रीज कर देंगे। तो होता है बॉटम अप अप्रोच। और एक जो सबसे कॉम्प्लेक्स अप्रोच होता है जो हमने इसमें यूज करा है वो होता है प्राइमरी ड्राइवर्स अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल प्रीमियम और स्टैंडर्ड में लेते हैं कि प्रीमियम हमारा ओवर द ईयर बढ़ रहा है और स्टैंडर्ड ओवर द ईयर कम हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करेंगे कि प्रीमियम और भी बढ़ेगा, स्टैंडर्ड और भी कम हो। तो इसमें जैसे फोरकास्टिंग करने के लिए इधर से स्टार्ट करें। इसमें हमने लिया है एवरेज ऑफ दीज फोर क्वार्टर्स। हमने स्टार्टिंग का इसलिए इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इरेलीवेंट है, क्योंकि वो अलग एक मतलब वो एक टाइप का जो ग्रोथ साइकिल था कंपनी का वो उसका है, बट ये सॉर्ट ऑफ एक मेच्योर या तो एक्सपेंशन स्टेज जो है उसका हम एवरेज लेंगे। तो उसके बेसिस पे हमने प्रीमियम परसेंटेज कितना ग्रो होगा उसके वो लिया है। फिर उसमें हमने एड वो थोड़ा थोड़ा फोरकास्ट करा है उस। फिर इसमें से हमने फोरकास्ट करा है कि प्रीमियम अमाउंट कितना होना चाहिए और स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होना चाहिए। यही स्टेप यही प्रोसेस यूज करके हमने बाय रीजन भी यही करा है, ARR और ये सब में भी सेम मेथड यूज करा है। यस। स्वरूप आप इन जो ऑडियंस है हमारे यहाँ पर, आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, या उनको कोई डाउट है कि नहीं ये भी पूछ सकते हो, राइट? तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मे बी किसी को समझना है, तो आप उनको चांस दे दो कि आपका अगर कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो ऐसा। या मे बी आप भी खुद खुद से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट? अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि ये क्वेश्चन पूछना चाहिए। लाइक मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे नॉर्थ अमेरिका है इसका ओवर द ईयर 60% ये सब में ही रहा है, तो उसका हम फोरकास्ट हमने ये क्यों लिया कि ये मतलब स्टेबल ही है 61 61 61। हमारे ये 8 क्यों नहीं हो गया? ओके, ये मानव आंसर करेगा हमारी तरफ से तो। मानव, आर यू देयर? यस सर। यस। सर मतलब क्वेश्चन ये है ना कि स्टेबल क्यों रहा, मतलब मतलब हमने ये फोरकास्ट क्यों लिया 61 61 क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, मतलब क्या बेसिस हो प्रीवियस सकता है? प्रीवियस क्वार्टर्स का परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्या फॉर्मूला यूज किया? एवरेज। ओके, परफेक्ट। ठीक है, तो यानी तो कि लास्ट लास्ट 4 क्वार्टर्स का एवरेज लिया, मानव ने सही बताया, राइट? यस सही। ठीक है। एंड किसी को कोई डाउट है जितना भी अभी तक स्वरूप ने एक्सप्लेन किया है, मे बी फॉर एक्चुअल, मे बी फॉर फोरकास्टिंग, या कोई ऐसा टर्म है जो तुम्हें लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है? अगर ऐसा भी कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि यस मानव प्लीज। ये मेरा एक डाउट था कि ये जो आपने बताया 3 फोरकास्टिंग मेथड्स है, तो एक और बार आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या क्या 3 है? हाँ, तो फर्स्ट फोरकास्टिंग मेथड है टॉप अप। उसमें मतलब हम एक टारगेट रखते हैं कि हमें इतना एबिटा चाहिए, इतना परसेंटेज ऑफ एबिटा होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हम फोरकास्ट करेंगे कि उतना एबिटा हम अचीव करने के लिए हम कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रखेंगे, कितना रेवेन्यू रखेंगे, मतलब जो चीज़ उस फैक्टर को इफेक्ट कर रही है हम उसके हिसाब से फोरकास्टिंग करेंगे। और एक है बॉटम अप अप्रोच। उसमें हम बेसिकली सेल्स मतलब हम नीचे से करते हैं कि सबसे नीचे क्या होगा, जो सेल्स रेप हमारे बुकिंग्स लेके आ रहे हैं तो कितना बुकिंग आना चाहिए हम उसके हिसाब से टारगेट रखेंगे, कितना बुकिंग आना चाहिए उसके वो बुकिंग के लिए हम या तो हम टारगेट बढ़ा देंगे हर एक एक सेल्स रेप का, या तो हम सेल्स रेप इंक्रीज कर देंगे। और एक और होता है प्राइमरी ड्राइवर जो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। वो बेसिकली जो भी ड्राइवर्स है उसके बेसिस पे, जैसे इसमें हमने देखा था प्रीमियम बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, स्टैंडर्ड कम हो रहा है तो कम होगा, तो हम मतलब वो एनालाइज करते हैं बस वही ड्राइवर और उसके बेसिस में करते हैं। तो ये सब मतलब
एक्यूरेट भी होता है बट कॉम्प्लेक्स भी होता है। जैसे इसमें इसमें नॉर्थ अमेरिका मोस्टली स्टेबल है और 60 अबव ही है, तो 60 अबव ही रह रहा है। एशिया 8 to 9% है, तो 8% 9% ऐसे रह रहा है। तो ये जो भी ड्राइवर्स हैं बेसिकली उनके हिसाब से ले रहे हैं। जैसे इसमें न्यू न्यू परसेंटेज की मैंने के ऊपर बोला था कि न्यू परसेंटेज जो जब मेच्योरिटी आएगी तो वो कम हो जाएगा, बट जो एक्सपेंड परसेंटेज है वो मेच्योरिटी आएगी तो वो इंक्रीज होगी। तो उसके हिसाब से हमने फोरकास्टिंग बनाई। तो जो भी हमारे जो की ड्राइवर्स हैं उसका हमने उसके बेसिस पे फोरकास्टिंग करा अलग अलग से। फिर उसके बेसिस पे हमने ये सब वैल्यूज निकाली है। उसके बेसिस में हमारा टोटल जैसे ये एंडिंग एरर हमारा आ गया, ये वाला। Okay. Very nice, Swaroop. Just to add in this, मानव, फोरकास्टिंग के लिए हमारे पास जो स्वरूप ने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं। टॉप अप अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच एंड ये की ड्राइवर्स बेस्ड फोरकास्टिंग, राइट? तो टॉप अप अप्रोच में बेसिकली जो स्पीड, अगर मेरे को जल्दी से जल्दी फोरकास्टिंग करनी है, एक अजम्पशन वाला कोई मेरे को नंबर चाहिए, तो हम लोग टॉप अप अप्रोच वहां पर फॉलो करते हैं, राइट? बॉटम अप अप्रोच हम बेसिकली जब हमें इंटरनली कुछ बेंचमार्क सेट करने होते हैं, जैसे कि अभी स्वरूप ने एक एग्जांपल दिया था कि सेल्स रेप जो है उनके टारगेट सेट कर देते कि एक सेल्स रेप 10,000 रुपए की सेल लेकर आएगा, राइट? इजी कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं सिर्फ 10 ही सेल्स रेप्स है हमारे पास, तो 10 into 10 हमारे पास 1 लाख रुपए की सेल आ जाएगी, राइट? तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा रेवेन्यू तो 1 लाख रुपए होगा। अब उसके बेसिस पर मैं क्या करूंगा, अपने आगे की कैलकुलेशन करूंगा। तो मैंने क्या किया, बॉटम अप अप्रोच क्या है कि सेल्स रेप जाकर सेल्स करने वाले हैं इन दी एंड, राइट? तो उनके लिए ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके बेस पर अजम्पशंस क्रिएट कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। टॉप अप अप्रोच में बिल्कुल सिंपल है, मैं अपने रेवेन्यू को ही टारगेट देता हूँ, मेरे को 10 लाख का रेवेन्यू चाहिए। अब 10 लाख का रेवेन्यू चाहिए, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, राइट? इतना मार्केटिंग में मेरे को स्पेंड करना पड़ेगा, इतने मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी पूरे के पूरे क्वार्टर में। तो वो सारी की सारी चीजें टॉप से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। सबसे रिगरस फॉर्म ऑफ फोरकास्टिंग होती है जहां पर आप ड्राइवर बेस्ड फोरकास्टिंग करते हो, जहां पर मॉडल में एक भी नंबर चेंज हुआ, पूरे मॉडल के नंबर आपको चेंज मिलेंगे, राइट? तो ड्राइवर बेस्ड फोरकास्टिंग में, जहां जैसे कि मैं इसमें बता सकता हूं कि हमारे कुछ ड्राइवर्स है, जैसे कि सेल्स रेप वाला जो हमारा पूरा का पूरा सेक्शन है, वहां से हम लोगों ने बुकिंग अमाउंट को फोरकास्ट किया। तो वो एक ड्राइवर है, जैसे ही सेल्स रेप का मैं काउंट चेंज कर दूंगा ना, ऊपर वाला ये जो 25 है, तो मेरे वहां पर बुकिंग अमाउंट भी चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, राइट? मेरा कितने एक्सपेंशन परसेंटेज है, जहां पर अगर आप देखोगे 29%, 29%, 30, 31% जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, ये तो स्वरूप आप एक बार एक्सप्लेन करोगे हमने ब्लू कलर में क्यों हाईलाइट किया हुआ है? मतलब जैसे ये सब जो है, ये सब जो आप देख सकते हैं कि ये हमने कहीं ना कहीं से लिए, इसलिए इक्वल टू आ रहा है। जैसे ये सब, ये हमने पिवट वर्क ARR वर्किंग से लिया है। बट जो भी हम खुद से एजम्पशंस लेते हैं कि हमने और कहीं से नहीं लिया, इसमें ही डाला है, तो वो हम मतलब एज अ अलग दिखाने के लिए हम उसको ब्लू कलर कर देते हैं, मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से कि ये हार्ड कोडेड नंबर्स। ओके ओके, तो जितने भी नंबर्स मैं हार्ड कोड करूंगा या उसका कहीं से किसी वर्किंग से रेफरेंस नहीं होगा, उसको मेरे को ब्लू कलर में हाईलाइट करना है। परफेक्ट। तो ड्राइवर बेस अप्रोच में अगर आप देखोगे, ये जितने भी परसेंटेजेस भी बनाए हैं, प्रीमियम का परसेंटेज, स्टैंडर्ड का परसेंटेज, सारी की सारी कैलकुलेशन जो ऊपर जा रही है आपके मेन सेक्शन में, वो उसी कैलकुलेशन के बेसिस पर जा रही है, जहां पर हमने लास्ट 4 क्वार्टर्स का एवरेज लिया है। फिर हमने अपनी एनालिसिस के हिसाब से उसको मे बी 0.5% से बढ़ाया, या मे बी 0.6% से बढ़ाया, राइट? उस बेसिस पर वो आगे का पूरा फोरकास्ट हुआ है। तो इसको बोलते हैं ड्राइवर बेस्ड फोरकास्टिंग। I hope Manav you understood the concepts. यस। Yes, Sarup. एंड एंड नाउ अगर हमें यही चीजें हमें किसी मतलब हमारे एक CFO के साथ मीटिंग है, तो CFA को अगर हमें बताना है ये सब, तो हमें कंसाइज फॉर्म में बताएंगे, एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में बताएंगे। हम ये सब बताएंगे तो मतलब इससे एनालिसिस करने में टाइम लगेगा थोड़ा, तो उसके लिए हम चार्ट्स यूज कर सकते हैं। तो हमने उसके लिए चार्ट्स भी क्रिएट करेंगे। जैसे
जो एलटीएम प्रोडक्टिविटी बनाया था उसका चार्ट है ये, जो इधर एआरआर वर्किंग में एलटीएम प्रोजेक्शंस थे, पिवट वर्किंग में जो एलटीएम प्रोजेक्शंस थे उसका हमने इधर सेल्स प्रोडक्टिविटी चार्ट बनाया है। इसमें हमारे सारे जो भी अकाउंट ओनर्स हैं वो हैं, और इसके बेसिस पे हमने चार्ट क्रिएट करा है। सबसे पहले ये बात करता हूँ कि ये क्या है। ये डेटा, इसको डेटा बार्स बोलते हैं। ये हम ऐड कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, डेटा बार्स में जो भी आपको कलर चूज करना है वो आ जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ये कॉलम है, ये कॉलम में से, जो जो भी हाईएस्ट अमाउंट आएगा वो उसको एक बेंचमार्क मान लेंगे। फिर जो भी बाकी सारे अमाउंट्स आएंगे वो उसका कितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो उतना, मतलब वो डेटा पार्ट को उतना फिट आ जाएगा। तो जैसे इसका 50% से थोड़ा ज्यादा है, इसका कम है, वैसा डेटा पार्ट आएंगे। तो मतलब उस बेसिस में, मतलब ये इसके लिए हेल्प करता है कि कौन सा अमाउंट कम है बहुत, मतलब कंपैरेटिवली, कि इसका बहुत ज्यादा था बट इससे अगर कंपेयर करें तो इसका कम है, वो डेटा बार्स देख के ही पता चल जाएगा, नंबर्स पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। एंड इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करा है एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। ये पूरा इसका एवरेज निकाला है, वैसे ही मिनिमम और वो करा है। एंड इनके बेसिस पे एक चार्ट क्रिएट करा है। इस चार्ट में क्या है कि, हाँ, जो मतलब वो पूरा एलटीएम प्रोडक्टिविटी बता रहा है क्वार्टर वाइज। इसमें जो मिड, ये जो डॉट है वो बता रहा है कि एवरेज पॉइंट कितना है, 132 के एवरेज है, जिसमें 132 के है। हाईएस्ट अमाउंट कितना है और लोएस्ट अमाउंट कितना है, और इधर टोटल अमाउंट भी वो बता रहे हैं। तो चार्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमारा एवरेज बढ़ रहा है, मैक्सिमम भी बढ़ ही रहा है। तो इसके बेसिस पे एनालिसिस हो सकता है। और मतलब मैं चार्ट के बारे में इसमें ठीक से बताता हूँ। जैसे ये है, हमने ये मॉडल के बेसिस पे हमने चार्ट्स क्रिएट करे हैं। ये बाय बाय प्रोडक्ट का ये चार्ट है। ये बेसिकली ये चार्ट टाइप है स्टैक बार चार्ट, जिसमें चार्ट बना के दिखाता हूँ कि ये मैंने सेलेक्ट करा, इंसर्ट चार्ट में मैं ये सिलेक्ट करूंगा। ये हम तब यूज करते हैं कि हमारे टोटल अमाउंट होता है, टोटल अमाउंट में हमारे जो मतलब वो टोटल अमाउंट में कितना, मतलब उसका परसेंटेज है वो दिखाने के लिए। तो ये जो एक नॉर्मल चार्ट है जो एक्सेल ने बना के दिया है, और ये मॉडिफिकेशन के बाद हमने बनाया है। तो कितना डिफरेंस है इसमें, मतलब ये पूरा मतलब प्रेजेंटेबल फॉर्म में है। इसमें कलर कोडिंग अच्छी है कि एक ही फैमिली ऑफ कलर्स में से है, ऐसे नहीं कि ब्लू, ऑरेंज, ग्रे, अलग अलग फैमिली से है कि डार्क ब्लू लिया फिर लाइट ब्लू लिया। इसमें ही उसको सिंप्लीफाई करने के लिए चार्ट टाइटल हटा दिया, ग्रिड लाइंस जो हैं वो ग्रिड लाइंस हटा दी, सिंपली वो प्रेजेंटेबल करने के लिए ये हटा दिया। और ये टोटल अमाउंट हटा दिया, और ये जो नंबर्स ऐड करें हैं जो इनके अमाउंट्स हैं उसको ऐड करने के लिए इधर जाके डेटा लेबल्स, फिर इसमें हम क्लिक करेंगे तो हम इसका सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए मैं ये कलर सेलेक्ट कर दूंगा, तो उसी फैमिली का कलर है। और अगर मुझे ये सारा सिलेक्ट नहीं हुआ, हम्म, इसमें मैं अगर कलर चेंज करूँगा तो वो सब में कलर चेंज हो गया। और फिर अगर ये जैसे ब्लैक कलर इसमें ठीक से दिख नहीं रहा है तो इसका भी मैं कलर जाके चेंज कर दूंगा, जैसे वो अच्छे से दिखे। वाइट कर दिया तो वो ठीक से दिख रहा है, इसमें भी सेम। तो ऐसे ही बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करें जैसे वो मतलब प्रेजेंटेबल दिखे। तो वो मतलब जो नॉर्मल एक आया था फिर उसको ऐसा बना दिया जैसे उसमें, इसमें हमें टोटल भी दिख रहा है, टोटल कितना नंबर्स है। हमें जो ये हमें इसकी लेबलिंग भी है, प्रीमियम, ये है स्टैंडर्ड ऊपर है, वो कितना नंबर है क्वार्टर वाइज दिख रहा है। तो इसके बेसिस पे भी हम मतलब सिंपली समझ सकते हैं। तो ऐसे ही सिमिलर हमने रीजन वाइज बनाया है। ये सेम टाइप ऑफ चार्ट्स हैं। ये एक अलग टाइप का चार्ट है, इसको हम कॉम्बो चार्ट बोलते हैं। कि इसमें हम दो टाइप के
फॉर्म्स ऑफ चार्ट यूज करें एक बारी में। जैसे जो ARR इसमें दिखा रहा है, ARR हमारा, हाँ ये ARR जो है ये है क्लस्टर्ड कॉलम। और यस। सॉरी स्वरूप, बहुत अच्छे फ्लो में आप जा रहे थे, लेकिन मेरे को ये जानना है आपने अभी कैसे ये चेक किया ये। सर आप म्यूट हो। सॉरी, सॉरी स्वरूप, इंटरप्ट करने के लिए। बहुत अच्छे फ्लो में जा रहा है ये चार्ट वाला सेक्शन, लेकिन मुझे ये जानना था कि ये कैसे आप यहाँ पर पहुंचे, आपको ये कैसे सेटिंग्स में जाकर दिखा कि अ, कौन सा क्या चार्ट टाइप है। वो एकदम थोड़ा फास्ट हुआ, मेरे को समझ नहीं आया वो। अच्छा, जैसे हमें इसका चार्ट बनाना है तो हम पूरा डेटा सेलेक्ट कर देंगे, फिर इंसर्ट में जाएंगे। यस यस, इधर बहुत। दैट पार्ट आई गॉट इट, बट अभी आपने कुछ क्लिक किया था ना, जस्ट अभी राइट क्लिक करके, जिससे कि आप वो अच्छा, उसमें थे, वो क्या था, वो मेरे को देखना था। मतलब हमें कोई भी पर्टिकुलर चीज इसमें एडिट करनी है, कुछ करना है, तो उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसका सेटिंग्स, उसका मतलब एडिट करने का सेटिंग्स खुल जाता है। या तो राइट क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। इसमें ये एक ऑप्शन होता है चेंज सीरीज चार्ट टाइप। चेंज सीरीज चार्ट टाइप में जाएंगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सारे चार्ट टाइप्स आ जाएंगे। इसमें जो पर्टिकुलर चार्ट हमने यूज करा है वो कॉम्बो चार्ट है। जैसे ARR है इसमें, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के लिए हमने लाइन विद मार्कर्स यूज करा है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं इधर से। और हमने ARR के लिए क्लस्टर्ड कॉलम यूज करा है। तो ये इसको बोलते हैं हम कॉम्बो चार्ट। इसमें कोई एक टाइप का चार्ट नहीं जैसे इसमें था। इसमें दो टाइप के चार्ट्स यूज करें जैसे ज्यादा मतलब इंसाइटफुल लगे। वाह। और ARR ड्राइवर्स के लिए भी सेम, इसमें भी क्लस्टर्ड कॉलम है और एक लाइन चार्ट है नेट चेंज के लिए। एंड ऐसे ही टर्म लेंथ के लिए भी क्रिएट करा है, कस्टमर चार्ट्स के लिए भी करा, कस्टमर ट्रेंड्स के लिए करा है, न्यू वर्सेस टर्न के लिए करा है। एंड सिमिलरली हमने ये फोरकास्ट वाले थे, और ये एक्चुअल्स वाले भी हमने कैलकुलेट मतलब क्रिएट करने। मतलब ये सारे जो हम चार्ट्स हम एक CFO को दिखाएंगे तो वो इजीली समझ पाएंगे कि क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या कंपनी में चल रहा है ओवर दी क्वार्टर्स। तो उससे हेल्प होगी। यही था। ओके, तो एक्चुअल्स के लिए आपने अलग चार्ट सेक्शन क्रिएट किया था, और वो फोरकास्टिंग वाले के लिए था क्या? हाँ, एक ये एक्चुअल्स के लिए है बस। यस। ये एक्चुअल्स प्लस फोरकास्टिंग के लिए है। और ये है LTM प्रोडक्टिविटी के लिए, जो लास्ट 12 मंथ्स प्रोडक्टिविटी अकाउंट ओनर्स के। ओके। ये 3 चार्ट्स और एक मॉडल। इसके आगे भी कुछ और है स्वरूप? नहीं, बस इतना ही। ओके, कुछ फाइनल कंक्लूजन कुछ बताना चाहते हो कि अगर कोई भी मॉडल क्रिएट करना चाहता है, तो वो मॉडल के अंदर ये तीन चार चीजों का ध्यान रखे, या चार्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, चार्ट्स में तो आपने बहुत सारी एक्सीलेंट चीजें बताई, मैंने भी अभी जस्ट रियलाइज किया कि बहुत सारी चीजें हैं चार्ट्स में। तो कुछ आप ऐसी कुछ तीन चार चीजें बताना चाहोगे क्या मॉडल क्रिएट करते वक्त, जैसे नंबर फॉर्मेटिंग आपने यूज किया था वैसे? मतलब कंक्लूजन में ये है कि जैसे डेटा शीट है उसमें से, डेटा शीट से तो हम डायरेक्ट इंसाइट मतलब इंसाइट्स निकाल नहीं सकते, तो हमें उसमें वर्किंग्स करनी पड़ती है। जैसे हमने एयर वर्किंग करी। और पिवट टेबल भी उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और हम जो मेन मॉडल्स बनाते हैं उसमें हमें मतलब जो सारे फॉर्मेटिंग है वो मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेगा। जैसे ये कलर है, इसमें प्रॉपर कलर कोडिंग यूज हुआ है, जो मतलब प्रॉपर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं। जो एनालिसिस करा है उसमें हमने ग्रे करा है। जो परसेंटेजेस हैं उसमें हमने इटैलिक यूज करा है। जो टोटल है उसमें बोल्ड यूज करा है। और फोरकास्ट को अलग दिखाने के लिए ऑरेंज करा है। और ये एक फंक्शन होता है ग्रुपिंग। तो वो मतलब ये जो कॉलम्स है वो एक साथ ग्रुप करके हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। ये करने के लिए बेसिकली हम ये 5 कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे और डेटा में ग्रुप अनग्रुप, जैसे अभी ग्रुप है तो मैं इसको अनग्रुप कर दूंगा तो ग्रुपिंग हट जाएगा, तो ग्रुप वापस आ जाएंगे। तो अगर किसको बस एक्चुअल्स देखना है तो बस एक्चुअल्स देख सकते हो। और इसमें मैंने फ्रीज पेन्स भी कर रखे हैं, तो अगर मैं उस साइड में जाऊंगा तो ये रहेगा
फ्रीज पेन्स इधर से होता है, मतलब ये पूरा सिलेक्ट करके तो फ्रीज पेन करेंगे तो ये होगा, मतलब ये सब जो भी बेसिक प्रॉपर फॉर्मेटिंग में रहेगा तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा, और चार्ट्स भी प्रेजेंट होने चाहिए, क्योंकि बस नंबर्स के थ्रू एक मतलब एक कंक्लूजन निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे, जैसे इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, बट इसमें से हम इजीली समझ सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है, मैक्सिमम क्या चल रहा है, मिनिमम क्या चल रहा है, ग्रोथ क्या चल रहा है। तो इसके लिए चार्ट्स हेल्पफुल होते हैं, तो ये सब हमें रखना चाहिए मॉडल में। ओके, किसी के कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं स्वरूप से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, या मे बी चार्ट सेक्शन के लिए जो फाइनल सेक्शन था, या कुछ एडवाइस लेनी है ऐसा कुछ, तो आप स्वरूप से पूछ सकते हो। यस मानव प्लीज। मेरा एक चार्ट्स लेके डाउट था। जैसे हाँ। ये स्टैक बार चार्ट जो है, इसमें आपने यस। ऊपर टोटल ऐड किया हुआ है, मतलब 1.5 1.8, तो वो टोटल एक बार आप दिखा सकते हो कैसे ऐड करते हैं? टोटल। ओके, सो बेसिकली हमारे पास वो जो बाय प्रोडक्ट वाली कैटेगरी है मानव, वहाँ पे जो नीचे टोटल नंबर मेंशन्ड है, हमने वहाँ से वो वैल्यूज ली है। एंड अगर आप लेबल पोजीशन नीचे देखोगे, तो लेबल पोजीशन में हमने उसको अबव द टेक्स्ट रखा हुआ है, राइट? तो वहां से वो सिंक्ड है। एंड ऊपर वाले ऑप्शन में अगर आप देखोगे, तो वहां पर हम लोगों ने शो लीडर लाइंस भी की हुई हैं। तो जैसे जब वो क्लिक कर रहे हैं, तो हमें एग्जैक्टली exactly पता चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं, हमारे जो स्टैक्ड बार चार्ट है उसके जस्ट ऊपर है। तो शो लीडर लाइन से हम वो चीज अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली डेटा लेबल्स को ही ऐड किया गया है वो टोटल नंबर को यूज करके, एंड जो उसका कलर होना चाहिए था उसको हम लोगों ने नील किया है, ताकि वो एक तरीके से थोड़ा सा इनविजिबल दिखे, राइट? अदरवाइज वहां पर भी एक क्या है, एक बार चार्ट ही है, एक स्टैक्ड बार ही है। टोटल। यस। किसी और को कुछ पूछना है? स्वाति, क्रिश, सनन, नो सर। नो सर। सनन। ओके, डन। थैंक्स स्वरूप फॉर अ इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन। मैं अगर बताऊं कि कोहोर्ट वन के अंदर 60% टाइम अगर मैं बोलता था, तो 40% टाइम स्वरूप ही कुछ नई नई चीजें वहां पर सबको बताता था कि यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर हम लोग उस वाले फॉर्मूले को क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, जिसका मे बी हम लोगों ने सिंटैक्स समझा था एंड यूज केस भी वही था। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्वरूप ने कोड वन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, जो कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर दिखा भी। जितनी भी चीजें उसने इंसाइटफुल बताई, हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को मे बी 5 क्लासेस लगाकर बनाया था, तो 10 घंटे करीब करीब हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट हुए थे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने में। एंड स्वरूप ने 1 आवर 30 मिनट्स में उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं भी अगर एक्सप्लेन करता बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट को, आसपास जितना भी स्वरूप ने किया बस वहीं तक ही कर पाता, क्योंकि जितनी भी चीजें थी वो सारी की सारी चीजें स्वरूप ने बहुत ही अच्छे से कवर किए। स्पेशली मॉडल सेक्शन की जो फॉर्मेटिंग थी, आई एम लिटरली वेरी इम्प्रेस्ड। और चार्ट सेक्शन जो था, अगर तुम लोग देखोगे एक्सेल का बाय डिफॉल्ट चार्ट कैसे आता है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्सेल में विजुअलाइजेशन अच्छा नहीं हो पाता, उसके लिए कुछ और टूल्स यूज करने चाहिए। लेकिन अगर कोई छोटी कंपनी है, वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते अच्छे टूल्स में। तो अगर आप किसी स्टार्टअप में जा रहे हो, स्टार्टअप में आप मे बी एज अ इंटर्न या फिर एज अ फुल टाइम जॉब करने के लिए जा रहे हो,
आपके पास अगर ये स्किल्स हैं तो आपका जो करियर ट्रेजेक्टरी है वो बहुत फास्ट होने वाली है, राइट? थैंक्स स्वरूप। और किसी को कुछ कहना है स्वरूप के लिए? कैसा सेशन लगा उस बारे में, मानव? सर सेशन बहुत अच्छा था, मतलब काफी कुछ सीखने मिला कि एक मॉडल कैसे बनाते हैं, क्या क्या नेसेसिटीज है मॉडल में, क्या डालना है क्या नहीं। यस, एंड ये एकदम इंडस्ट्री रेलिवेंट प्रोजेक्ट है। मैं तो यही रेकमेंड करता हूँ जितने भी कोड वन के स्टूडेंट्स हैं, प्लीज इसको अपने रेज्यूमे में ऐड करो, राइट? एज अ फ्रेशर तुम जस्ट अपनी क्यूरियोसिटी, अपनी नॉलेज जो तुमने बिल्ड करी है, राइट, नॉट ऑन अ थ्योरी पर्सपेक्टिव, लेकिन कैसे तुम लोगों ने अपने टूल को यूज किया है, राइट? तो सीधा एक तो ऐसे बोलना कि मैंने तो यूडेमी से ये वाला कोर्स किया है, आई एम अ कंप्लीट एक्सेल सर्टिफाइड स्टूडेंट। उससे बढ़िया जब अगर तुम अपने रिज्यूमे के स्किल सेक्शन में, राइट, स्किल सेक्शन में तुम ये मेंशन करोगे कि मैंने एक SaaS कंपनी का एक एनालिटिकल मॉडल प्रेजेंट किया है, जहां पर मैंने कस्टमर्स को ब्रेक डाउन किया है कि कितने न्यू कस्टमर्स थे, कितने एक्सपेंशन वाले कस्टमर्स थे, कितने डाउनसेल कस्टमर थे, एंड वो कंपनी कितना कस्टमर्स को चर्न कर रही थी, उसका पूरा का पूरा एनालिसिस किया है। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारा इंटरव्यू में 15 से 20 मिनट सिर्फ उस मॉडल को डिस्कशन करने में ही निकलेंगे, एंड तुम जीत चुके हो वो वाले इंटरव्यू को, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यस क्रिश, आप कुछ कह रहे थे? मतलब मॉडल बहुत अच्छा था, मतलब बहुत कुछ सीखने को। तो कुछ चीजें ऐसी थी जो मेरे को पता ही नहीं थी कि ये सब भी कुछ होता है। यस, बहुत इंस्टेंट थी। थैंक्स स्वरूप फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन। थैंक्स एवरीवन Well, फॉर ज्वाइनिंग। बाय। थैंक bye. यू। Bye.